नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। सेलेस्टियल अकादमी के आड़ू के बगीचे में पत्तियां हवा में ऐसे तैर रही थीं मानो सुंदर महिलाएं हवा में नृत्य कर रही हों। सितार की मधुर ध्वनि हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे आड़ू के पेड़ों के पत्ते। यह मधुर ध्वनि किसी के भी हृदय को शांति प्रदान कर सकती थी। उस भव्य मंडप के बीचों बीच एक सुंदर हाथ वीणा के तारों पर तैर रहा था। धुन मनमोहक थी। लिन फेंग एक मेहनती छात्र की तरह आंखें बंद करके जमीन पर बैठा हुआ था और श्रद्धापूर्वक धुन सुन रहा था। उस समय लिन फेंग की आंखें बंद थीं और वह शांति से सांस ले रहा था। उसका शरीर ऊर्जा के एक बादल से घिरा हुआ था। यदि कोई वहां होता तो उसे यह बहुत रहस्यमय लगता, लेकिन वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिन फेंग को ऐसा लग रहा था मानो वहां पृथ्वी के सिवा कुछ भी न हो, वह पृथ्वी में विलीन हो चुका था। यान यूपिन शिंग एक हुआन क्यूई परत कृषक थे। अगर लिन फेंग ने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वह कभी नहीं सोच पाता कि यान यूपिन शिंग, जो शिक्षक होने के साथ साथ सैन्य छात्रों की प्रवेश परीक्षा के परीक्षक भी थे, के पास इतनी भयानक ताकत और शक्ति थी। जब उसकी उंगलियां सितार के तारों पर तैर रही थीं, तब वह सैनिकों को विघटित कर सकता था और उन्हें धूल की तरह शून्य में गायब कर सकता था। लिन फेंग को यान यूपिन शिंग के प्रति असीम सम्मान था। वह अत्यंत शक्तिशाली थे। लिन फेंग उन्हें श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते थे। काफी देर बाद वीणा की आवाज बंद हो गई। यान यूपिन शिंग ने अपना सिर उठाया और लिन फेंग की ओर देखा, जो पहले की तरह ही शांत और स्थिर लग रहा था, मानो गहरी नींद में सो रहा हो। उसी क्षण लिन फेंग ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे पहले से कहीं अधिक आकर्षक लग रहे थे। वे मनमोहक और बुद्धिमान प्रतीत हो रहे थे। लिन फेंग, पहले तुम अपने हृदय की सच्ची इच्छाओं के अनुरूप नहीं थे, जिससे तुम्हारी साधना में बाधा उत्पन्न हुई। इसीलिए मैंने तुम्हें वीणा बजाने और सिखाने का प्रस्ताव दिया था, ताकि तुम्हारा हृदय सभी अशुद्धियों से शुद्ध हो जाए। लेकिन अब तुम्हारी समझने की शक्ति मुझसे कहीं अधिक है और तुम पृथ्वी समलन आयाम में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम अकेले ही साधना जारी रख सकते हो। तुम्हें चिंतन करना होगा और अधिक सीखना होगा और स्वर्ग पृथ्वी के बारे में अधिक समझना होगा, यहाँ तक कि तुम्हें वीणा सुनने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यान यूपिन शिंग ने धीरे धीरे बोलते हुए कहा। पृथ्वी समलन आयाम तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। चूंकि लिन फेंग ने उस जटिल साधना स्तर को पार कर लिया था, इसलिए उसके बाद विभिन्न स्तरों को पार करना उसके लिए बहुत आसान होगा, कम से कम तियांची स्तर तक पहुंचने तक। ये यान यूपिन शिंग जैसा नहीं होगा, जिसके लिए जुबान क्यूई परत को पार करने के बाद उच्च स्तरों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन लिन फेंग जैसा कोई उन्हें कभी नहीं मिला था। चूंकि लिन फेंग पृथ्वी समलन को इतनी अच्छी तरह से समझ सकते थे, इसलिए उनसे अधिक प्रतिभाशाली लोग लगभग न के बराबर थे। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। गुरुजी, मैं वीणा बजाना सीखना चाहता हूं, लिन फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लिन फेंग कलाओं, विशेषकर वीणा के प्रति बहुत संवेदनशील था। यह न केवल ध्यान में सहायक थी, बल्कि इसका प्रयोग हत्या करने के लिए भी किया जा सकता था। ठीक है, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वैसे भी पृथ्वी समलन की शक्ति से तुम्हें सीखना आसान होगा। कुछ समय बाद तुम मुझसे भी बेहतर खेलने लगोगे, यान यूपिन शिंग ने कहा। उसे लिन फेंग पर पूरा भरोसा था। लिन फेंग एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। लिन फेंग बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। वो बहुत विनम्र था, उसमें दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प था, साथ ही वह बेहद प्रतिभाशाली भी था। वह सचमुच एक अनमोल रत्न था। ऐसे असाधारण युवक को देखना अन्य लोगों के लिए सुखद था। वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। यान यूपिन शिंग विशेष रूप से इस बात से प्रसन्न थे कि लिन फेंग वीणा बजाना सीखना चाहते थे, इसलिए यान यूपिन शिंग ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में लिन फेंग उनसे भी आगे निकल जाएंगे। यान यूपिन शिंग ने कुछ किताबें निकाली और अपना हाथ हिलाया, जिससे वे तुरंत हवा में उड़ती हुई लिन फेंग की ओर चली गईं। लिन फेंग ने किताबें प्राप्त की और यान यूपिन शिंग की बातें सुनी। लिन फेंग, वीणा बजाना सीखने के लिए सुनने की क्षमता आवश्यक है। अब आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप सुनने में सक्षम हैं। अब आपको वीणा को जानना होगा, आपको इसे समझना सीखना होगा। ये किताबें बहुत सरल हैं, लेकिन इनमें गीत भी हैं और वीणा बजाने की अद्भुत कला भी। आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं और यदि कुछ समझ में न आए तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लिन फेंग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। उसने किताबें समेटी और तुरंत यान यूपिन शिंग से कहा, शिक्षक जी, मैं जा रहा हूं। ठीक है, तुम जा सकते हो, यान यूपिन शिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेंग ने यान यूपिन शिंग को नाराज करने की परवाह किए बिना जाने की बात कह दी थी। वह छोटी छोटी बातों की परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था। यान यूपिन शिंग को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्हें लिन फेंग का यह अंदाज पसंद आया, ईमानदार और बेफिक्र। लिन फेंग के सेलेस्टियल एकेडमी में वापस आने की खबर तेजी से फैल गई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने जो महान कार्य किए थे, उनके बारे में भी सभी को पता था। ये बात भी सर्वविदित थी कि युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लिन फेंग द्वारा गाया गया एक गीत सैनिकों में जोश भर देता था। इसके अलावा लिन फेंग ने इसे स्वयं रचा था, जिसने निश्चित रूप से उनकी कलात्मक प्रतिष्ठा में योगदान दिया। इन दिनों सेलेस्टियल एकेडमी में कई लोग लिन फेंग की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कई लोग लिन फेंग के साधना स्तर के बारे में भी बात कर रहे थे। सेलेस्टियल अकादमी में 4 साधना टावर थे, जिनमें से 3 को छात्रों के 3 अलग अलग मार्गों के अनुसार अलग किया गया था।
एक और भी था, वह खेती के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक था। उस चौथे साधना शिविर में शुद्ध ऊर्जा सबसे अधिक थी। साधना करने के लिए वह सबसे उत्तम शिविर था। इसके अलावा कोई भी उस साधना शिविर में साधना कर सकता था। बेशक नियम हमेशा एक ही था, कमरा पाने के लिए पर्याप्त बलवान होना आवश्यक था। उस समय टावर पर कुछ लोग उस भव्य साधना टावर को ऊपर की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अधीरता भरी हुई थी। उनमें से सभी के पास इसमें प्रवेश करने की शक्ति नहीं थी, वे बस इसकी प्रशंसा कर रहे थे। युनशी सेलेस्टियल एकेडमी में एक नई छात्रा थी। उसने लिंग क्यूई की दूसरी परत को पार कर लिया था, जो 17 साल की उम्र को देखते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन सेलेस्टियल एकेडमी में यह कोई असाधारण बात नहीं थी। काश एक दिन मुझे उस साधना मीनार में जाकर सबसे ऊपरी मंजिल पर अभ्यास करने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, युनशी ने उस ऊंची मीनार की ओर देखते हुए कहा। वह मीनार बाकी तीनों से अलग थी। वहां शुद्ध ऊर्जा धारा के विपरीत बह रही थी। मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से में शुद्ध ऊर्जा का घनत्व नीचे के हिस्से से अधिक था। इसके अलावा उस मीनार में मंजिल के अनुसार कमरों के लिए अतिरिक्त पवित्रता पत्थरों की आवश्यकता नहीं होती थी, और सबसे नीचे खड़े होकर ही ये देखा जा सकता था कि किस मंजिल पर कौन से कमरे उपलब्ध हैं। बस एक नजर ही काफी थी। एक बार कोई कमरे में प्रवेश कर जाता तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और शुद्ध ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता। बाहर से ही सभी को पता चल जाता था कि कोई कमरा खाली है या नहीं। प्रत्येक मंजिल पर केवल एक ही कमरा था। वह साधना मीनार वाकई बहुत खास थी। वह बाकी सभी मीनारों के बीच में थी और उसका इस्तेमाल केवल अत्यंत शक्तिशाली साधक ही करते थे। युनशी जैसे कई लोग तो बस उसे निहारने के लिए ही वहां आए थे। उन सभी को उम्मीद थी कि वे भी एक दिन उस मीनार में साधना कर सकेंगे। युनशी, सपने देखना बंद करो, उसके बगल में नीले कपड़े पहने एक लड़की ने मजाक में कहा। तुम्हें उनमें से किसी एक की प्रेमिका बन जाना चाहिए, फिर वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। युनशी, पिछली बार क्या डू गुशांग ने तुम्हारे प्रति दिलचस्पी नहीं दिखाई थी? तुम उसके साथ जा सकती हो, दूसरी लड़की ने तुरंत कहा। उसकी आवाज में जलन का भाव था, मानो वह मजाक कर रही हो। डू गुशांग सेलेस्टियल अकादमी के 10 श्रेणीबद्ध शिष्यों में से एक थे और उनका रैंक चौथा था। उसके विचारों में एक कुलीन युवक का आभास हुआ। युनशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक व्यक्ति है जिसे मैं डू गुशांग से भी ज्यादा पसंद करती हूँ, वह है लिन फैंग। लिन फैंग, नीले कपड़े पहनी लड़की अवाक रह गई। उसने मीनार की चोटी की ओर देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि पिछली बार लिन फैंग ने हेइमो से युद्ध किया था और वह बेहद शक्तिशाली था। अब वह युद्ध के दौरान अपनी सराहनीय सेवा के लिए जाना जाता है। उसने लाखों की संख्या में दुश्मन की पूरी सेना को जिंदा जला दिया था। ये कल्पना करना मुश्किल है। वह इतना सुंदर और नाजुक दिखने वाला युवक है, फिर भी इतना साहसी और बहादुर है। इसके अलावा वो लगभग हमारी ही उम्र का लगता है। हाँ, अब वह एक मार्क्विस है और एक शहर का मालिक है। मैंने सुना है कि वह सेलेस्टियल अकादमी में वापस आ गया है। युनशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे वह दिन याद आ गया जब लिन फैंग ने हेइमो से लड़ाई की थी। वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। वह इतना छोटा था, फिर भी इतना चंचल और साहसी था। बेवकूफ, बगल में बैठी लड़की ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक थी। लिन फैंग एक मार्क्विस है तो क्या हुआ? और अगर उसने हेइमो से लड़ाई की भी तो क्या हुआ? वह तो 5वें या 6ठे लिंची स्तर के साधकों के बीच की लड़ाई थी, जबकि डू गुशांग सेलेस्टियल अकादमी का चौथा रैंक का शिष्य है और पहले ही 8वें लिंची स्तर तक पहुंच चुका है। वह सबसे महान व्यक्ति है, चौथा साधना कक्ष उसका है। लिन फैंग भला उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? इसके अलावा डू गुशांग एक कुलीन साधक भी है। वह डूगू वंश से है, जो बेहद प्रभावशाली है। युनशी, अगर तुम डू गुशांग के साथ एक रात भी बिता सको तो वह भी काफी होगा। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। तुम जाकर उसके साथ एक रात का रिश्ता क्यों नहीं बना लेती? युनशी ने भौहें चढ़ाते हुए और चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें कुछ नहीं पता, अगर डू गुशांग को मुझ में दिलचस्पी होती तो मुझे बुरा नहीं लगता, लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सचमुच? पीछे से एक मजाकिया लहजे में आवाज आई। लड़कियां चौंक गईं। वे तुरंत पीछे मुड़ी और एक घमंडी दिखने वाले युवक को देखा। डू गुशांग। उस समय डू गुशांग युनशी को देख रहा था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, लिन फैंग कुछ भी नहीं है। वह मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मेरी जगह उसमें दिलचस्पी लेने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम जरूर अंधे हो। युनशी के सामने जो आकृति दिखाई दी वह अभिमानी अहंकार से भरी हुई, अभिजात वर्ग के अहंकार से लथपथ लग रही थी। डू गुशांग एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति थे। डू गुशांग ने लिन फैंग की उपलब्धियों के बारे में सुना था। हर जगह लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। उसने तो ये भी सुना था कि लोग उसकी तुलना लिन फैंग से कर रहे हैं। हैरानी की बात यह थी कि कुछ लोग जैसे युनशी ये कहने की हिम्मत कर रहे थे कि लिन फैंग उससे बेहतर है। इस वजह से डू गुशांग का मूड खराब था। ये लड़की उसे किस तरह का इंसान समझती है? पूरे सेलेस्टियल एकेडमी में वो हमेशा उस टावर के शिखर पर अभ्यास करता था। कोई भी उसकी जगह लेने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि दूसरे नंबर पर रहने वाली क्योगा बिल्लू और तीसरे नंबर पर रहने वाली वेनाउजू भी नहीं। डू गुशांग को लगता था कि क्योंकि उनका कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो उनसे अलग और बेहतर है। वह लिन फैंग का और भी कम सम्मान करता था। उसके लिए लिन फैंग से अपनी तुलना करना एक अपमान था। मैं तुम्हारी तुलना लिन फैंग से क्यों नहीं कर सकती? मेरी राय में तो लिन फैंग तुमसे बेहतर है। युनशी ने यह सुनकर कहा कि डू गुशांग लिन फैंग की आलोचना कर रहा है, जिससे डू गुशांग क्रोधित हो गया। चुप रहो, वह चिल्लाया। स्मैक! उसी क्षण एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। युनशी को थप्पड़ पड़ा था और ये थप्पड़ डू गुशांग ने नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद लड़कियों में से एक ने मारा था। युनशी, चुप रहो। डू गुशांग लिन फैंग से कहीं बेहतर है। डू गुशांग के सामने लिन फैंग कुछ भी नहीं, बिल्कुल तुच्छ है। लड़की ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। उसके शब्द और हावभाव दोनों ही कठोर थे।
जब डू गुशांग ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी घमंडी मुस्कान आ गई। सचमुच उसके सामने लिन फैंग कुछ भी नहीं था। उसी क्षण उनसे लगभग 100 मीटर दूर एक सुंदर आकृति दिखाई दी। उन्होंने अपना सिर उठाया और उस ऊंचे और भव्य टावर को देखा। वे जिस युवक की चर्चा कर रहे थे वह ठीक वही था, लिन फैंग। लिन फैंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया और डू गुशांग और अन्य लोगों की ओर देखा। वह साधना टावर में जाकर साल के अंत तक अभ्यास करना चाहता था, फिर यांगझोउ शहर लौट जाना चाहता था, लेकिन उस समय रास्ते में कई लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि टावर के नीचे भी कुछ लोग उसके बारे में बहस कर रहे थे। लिन फैंग ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसे जाकर उन्हें कुछ साबित करने का मन नहीं था। ये सब उसके समय की बर्बादी थी। बहुत से लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, उसे सबकी परवाह नहीं थी। प्रकृति अपना काम खुद कर लेगी। लेकिन उस समय एक लड़की उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा कर रही थी और उसका बचाव करने के लिए उसे थप्पड़ मारा गया था, उसे अपमानित किया जा रहा था। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। युनशी, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, उसके बाद हम इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे और मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, डू गुशांग ने बेहद घमंडी लहजे में कहा। कितना हास्यास्पद। उसके बदसूरत चेहरे के साथ किसी स्त्री को पाना उसके लिए मुश्किल था। वह युनशी में दिलचस्पी रखता था, लेकिन अगर उसने साफ साफ कह दिया होता तो यह उसकी बेइज्जती होती। लेकिन उसने हैरानी से यह कहने की हिम्मत की कि उसे लिन फैंग उससे बेहतर लगा, इसलिए वह उसे रात भर में एक कुलीन की शक्ति सिखाएगा। आप उद्धरण चिन्ह। युनशी स्तब्ध रह गई। वह उस बदसूरत और घिनौने आदमी को देख रही थी जो उसका फायदा उठाना चाहता था। उसके लिए तो उसके साथ सोना सम्मान और एहसान जैसा होता। कितना बेशर्म युवक है। वह सोचता है कि वह अपने से नीचे वालों को खुलेआम अपमानित कर सकता है। दरअसल बात सचमुच ऐसी ही थी। डू गुशांग सचमुच सोचता था कि वह कुछ अपवादों को छोड़कर किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार अपमानित कर सकता है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं खुद ही ले लूंगा, डू गुशांग ने अपने चेहरे पर एक बेहद शैतानी मुस्कान के साथ कहा। युनशी के चेहरे के भाव फिर से बदल गए। वह एकदम पीली पड़ गई। कितना घिनौना और घिनौना आदमी है। हालांकि वह खुद को बेबस भी महसूस कर रही थी। न केवल उनका रुतबा बहुत ऊंचा था, बल्कि वे लिंग ची की 8वीं परत तक भी पहुंच चुके थे। अपनी साधना और शारीरिक शक्ति के बल पर वे उसे आसानी से बलपूर्वक पकड़ सकते थे और उसे अपने खिलौने की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। युनशी, डू गुशांग तुम्हें एक शानदार मौका दे रहा है। तुम भाग्यशाली हो। अगर तुमने उसे शर्मिंदा किया तो तुम सचमुच बेशर्म हो जाओगी, उस मतलबी लड़की ने डू गुशांग की चापलूसी करने की कोशिश करते हुए कहा। युनशी का चेहरा और भी पीला पड़ गया था। पूरी रात डू गुशांग द्वारा यौन उत्पीड़न झेलने के बाद उसे छोड़ दिया जाना उसके लिए सौभाग्य की बात थी। वह निर्दयी लड़की कितनी बेशर्म थी। तुम इतनी छोटी हो और इतनी सस्ती भी, बिल्कुल अयाश हो, एक आवाज ने बीच में टोकते हुए कहा। आवाज ठंडी और बेपरवाह थी। इससे उस बदमिजाज लड़की को झटका लगा। वह मुड़ी और तुरंत एक सुंदर युवक को देखा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? पिछली बार उसने हेइमो और लिन फैंग की लड़ाई नहीं देखी थी, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाई थी। तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और सस्ती और घटिया लड़की है क्या? लिन फैंग ने मजाकिया लहजे में पूछा। ऐसी लड़कियों के साथ तो बस यही उपाय था कि उनसे भी ज्यादा सख्त बर्ताव किया जाए। वह बदतमीज लड़की स्तब्ध रह गई, लेकिन युनशी अचानक खुश नजर आने लगी। वह अपने सामने खड़े युवक को खाली निगाहों से घूर रही थी। ये लिन फैंग था। हैरानी की बात है, ये लिन फैंग था। लिन फैंग ने उसकी आवाज सुनी और उसकी मदद के लिए आ गया। पहले की तरह ही वह स्वाभाविक और बेरोक टोक दिख रहा था, लेकिन पहले की तुलना में वह अधिक रहस्यमय और वीर भाव वाला लग रहा था। डू गुशांग ने भी भौहें चढ़ा ली। वह लिन फैंग को भी नहीं पहचानता था। पिछली बार हेइमो और लिन फैंग के बीच युद्ध के दौरान लगभग सभी ने इसे देखा था, लेकिन डू गुशांग हेइमो से घृणा करता था, इसलिए वह युद्ध देखने नहीं गया था। तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते? डू गुशांग ने कहा, जो मजाक के मूड में लग रहा था। लिन फैंग ने ठंडे लहजे में डू गुशांग को देखा और तुरंत ही तिरस्कार से सिर हिला दिया। वह आदमी उसे जानता भी नहीं था, फिर भी उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा था। लिन फैंग ऐसे नीच लोगों से घृणा करता था और उन्हें कोई महत्व नहीं देता था। लिन फैंग ने उस बदतमीज लड़की की तरफ देखा और कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए किसी के साथ एक रात का रिश्ता भी किस्मत की बात है, और चूंकि यह मान सम्मान की बात है तो जाहिर है कि तुमने बहुत मान सम्मान बचाया है और इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। लिन फैंग इतनी जोर से और साफ साफ बोल रही थी कि सब सुन सके, फिर सबने उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर दिया। उसकी बातें वाकई बेहद हास्यास्पद थीं, वह सचमुच बेशर्म थी। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, डू गुशांग ने कहा, जिसकी आवाज और भी ठंडी होती जा रही थी। लिन फैंग ने हैरानी से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। डू गुशांग का सामाजिक स्तर काफी ऊंचा था, भला लिन फैंग सबके सामने उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था। लिन फैंग धीरे से मुड़ा और डू गुशांग से कहा, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? डू गुशांग अचंभित हुआ और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए तुम भी शायद मुझे नहीं जानते होगे। जो लोग मुझे जानते हैं वे मेरी अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारा नाम क्या है? तुम खुद को जरूरत से ज्यादा समझते हो, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बोला, भले ही मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने तुम्हारा अप्रिय नाम सुना है, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि तुम सबके सामने दिखावा करते हो, डू गुशांग। डू गुशांग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। लिन फैंग आश्चर्यजनक रूप से जानता था कि वह कौन है, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। चूंकि तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें अपने तरीके दिखाता हूँ। अपने चेहरे पर थप्पड़ मारो, 3 बार घुटने टेको और 9 बार प्रणाम करो। जब तुम ये सब कर लोगे तो मैं आज से तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। डू गुशांग की आवाज ठंडी थी और उससे दमनकारी ऊर्जा निकल रही थी। उसका मुंह असीम अहंकार और निर्ममता से भरा हुआ था।
उसे लगा कि थोड़ी सी ऊर्जा और बल का प्रयोग ही लिन फैंग को गिराने के लिए काफी होगा। हालांकि लिन फैंग वहां शांत भाव से बिना हिले डुले चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए खड़ा था। उसके चेहरे के भावों में जरा भी बदलाव नहीं आया था। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग ने दमनकारी ऊर्जा को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया हो। अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारूं, 3 बार घुटने टेकूं और 9 बार प्रणाम करूं। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे डू गुशांग की ओर बढ़ा। डू गुशांग आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक मुक्त किया। इतनी कम ऊर्जा और शक्ति के साथ क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो? लिन फैंग ने कहा, जिससे पूरी भीड़ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। कितना पागल आदमी है, डू गुशांग को अपमानित कर रहा है। इसके अलावा लिन फैंग एक सैन्य छात्र था, इसलिए उसके साथी सैन्य छात्र सभी उत्साहित थे, खासकर इसलिए क्योंकि डू गुशांग एक राजनीति का छात्र था। तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, डू गुशांग ने कहा और उसने और भी अधिक शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी जिससे पूरे वातावरण पर दबाव पड़ गया। लिन फैंग के शरीर के चारों ओर तलवार की ऊर्जा प्रकट हुई, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। उसका पूरा शरीर तलवार की तरह था, अत्यंत तीक्ष्ण। भीड़ अचंभित थी, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। ये ऊर्जाएं भयावह थीं। क्या ये वही लिन फैंग था जिसने हेइमो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? गुशांग भी बुरी तरह कांपने लगा, वह लिन फैंग से भयभीत हो गया था। ये कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? डू गुशांग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने लिन फैंग को पहले कभी नहीं देखा था, ऊपर से वह इतना छोटा था। उस समय वह तलवार की ऊर्जा छोड़ रहा था, जो देखने में बेहद ठोस और घनी लग रही थी। अकादमी में ऐसा कोई होनहार छात्र नहीं था। जब डू गुशांग का दिल तेजी से धड़क रहा था, तभी लिन फैंग पलक झपकते ही उसके सामने आ पहुंचा। पृथ्वी सम्मेलन का प्रभाव केवल लिन फैंग की तलवारबाजी में ही नहीं झलकता था, इसका असर लिन फैंग की गति पर भी पड़ा। वह साधना के एक विशेष स्तर पर पहुंच गया था। पृथ्वी के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित होने के कारण वह पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके गति कर सकता था। धड़ाम, डू गुशांग का शरीर उड़ गया। उसके चेहरे पर एक बड़ा लाल निशान दिखाई दिया। ये निशान खुले हाथ से थप्पड़ मारने का था। भीड़ स्तब्ध रह गई। कितना भयानक! वह लिंगची की 8वीं परत का साधक था और अकादमी के शीर्ष शिष्यों में 4थे स्थान पर था। हैरानी की बात यह है कि वह लिन फैंग के एक थप्पड़ को भी सहन नहीं कर सका और हवा में उड़ गया। वह बदतमीज लड़की भी अचंभित थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई असाधारण चीज देख ली हो। अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली डू गुशांग को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया था। वह कौन था? युनशी खुश और आश्चर्यचकित लग रही थी। लिन फैंग इतना लापरवाह और उद्दंड था। डू गुशांग को थप्पड़ पड़ते देखना हेइमो की हार देखने से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। ठीक है, वह तो सैन्य प्रशिक्षुओं में से एक होने के लायक है। सरकारी मामलों के ये छात्र केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे एक भी वार सहन नहीं कर सकते, भीड़ में मौजूद लोगों ने कहा। और जैसा कि अपेक्षित था, कई लोग डू गुशांग को बर्दाश्त नहीं कर सके। डू गुशांग के चेहरे के भाव भयावह थे। वह एक घायल जानवर की तरह दिख रहा था। वह लिन फैंग को बर्फीले अंदाज में देख रहा था और बोला, तुम कौन हो? मैं, लिन फैंग ने अपनी ओर इशारा करते हुए कहा और फिर तुरंत ही ठंडे और उदासीन स्वर में बोला, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लिन फैंग ने मजाक भरे लहजे में कहा। युनशी खिलखिला उठी, वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगर लिन फैंग कुछ भी नहीं था, तो डू गुशांग क्या था? एक मामूली आदमी। एक पल के लिए डू गुशांग को समझ नहीं आया। फिर उसने कुछ लोगों को हंसते हुए सुना जो कह रहे थे, कितना हास्यास्पद है। वह उसका मजाक उड़ा रहा था, कह रहा था कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब जब वह उसके सामने है तो उसे करारा थप्पड़ पड़ा है और वह एक भी वार सहन नहीं कर सकता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं शाही शहर में नहीं होता, मैं यहाँ से भाग जाता और जितनी दूर जा सकता था भाग जाता। जब डू गुशांग ने उस व्यक्ति को उसका मजाक उड़ाते हुए सुना तो उसके चेहरे पर एक भयानक भाव आ गया। लिन फैंग, आखिरकार उसे उस व्यक्ति की वजह से समझ आया जो उसका मजाक उड़ा रहा था। जिसने उसे थप्पड़ मारा था वह लिन फैंग था। उसने अभी अभी कहा था कि लिन फैंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उस पल वो बदतमीज लड़की कांप रही थी। लिन फैंग, वो तो लिन फैंग थी। दरअसल वह डू गुशांग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। आज तुमने जो किया है उसका तुम्हें पछतावा होगा, डू गुशांग ने ठंडे और उदासीन स्वर में धमकी दी। तुरंत बाद वह मुड़कर जाने लगा। उसे अपमानित होना पड़ा था, वह वहां नहीं रुक सकता था। रुको रुको, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। इस प्रकार डू गुशांग रुक गया और धीरे से मुड़ गया। फिर उसने लिन फैंग को ठंडे भाव से देखा। क्या तुम इस तरह जाने की सोच रहे हो? लिन फैंग ने हंसते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? डू गुशांग ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या लिन फैंग आगे बोलने की हिम्मत करेगा? अभी कुछ देर पहले तुम मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने चेहरे पर थप्पड़ मारूं, 3 बार घुटने टेकूं और तुम्हारे सामने 9 बार प्रणाम करूं। अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम मुझसे बहुत कमजोर हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से चले जाओगे? लिन फैंग ने ऐसा जताते हुए कहा जैसे उसके पास डू गुशांग की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और आगे बोला, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? जब भीड़ ने लिन फैंग का नाम सुना तो वे उत्साहित हो गए। वे देखना चाहते थे कि लिन फैंग डू गुशांग के साथ क्या करेगा। मुझे दिखाओ कि यह कैसे किया जाता है। अपने चेहरे पर एक थप्पड़ मारो, 3 बार घुटने टेको और मेरे सामने 9 बार प्रणाम करो। लिन फैंग ने दबंग और कठोर स्वर में कहा। उसकी मुस्कान गायब हो गई थी और उसका लहजा उसकी तलवार की तरह तीखा हो गया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारूं, 3 बार घुटने टेकूं और तुम्हारे सामने 9 बार प्रणाम करूं? डू गुशांग ने कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लिन फैंग उससे ऐसी विनती करने की हिम्मत कैसे कर सकता है।
लगता है जब मैं बोलता हूँ तो तुम जैसे लोग मुझे नजरअंदाज कर देते हो, इसलिए मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा, लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा। अचानक वह पागलों की तरह आगे बढ़ा, उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई और बिना किसी झिझक के उसने हमला बोल दिया। डू गुशान का दिल जोर से धड़क रहा था, लिन फैंग कितनी तेजी से आ रहा था। पलक झपकते ही लिन फैंग उसके सामने आ गया और उसकी उंगली उसकी ओर इशारा कर रही थी। उसकी उंगली का सिरा तलवार की ऊर्जा से भर गया और वह अचानक अविश्वसनीय गति से डू गुशान की ओर बढ़ गया। हड़बड़ी में डू गुशान ने हमले को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी उठाए, लेकिन अचानक एक लंबी और भयानक चीख हवा में गूंज उठी। डू गुशान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। लिन फैंग की उंगली उसकी मुट्ठी में घुस गई थी। धड़ाम! लिन फैंग ने डू गुशान को एक बार फिर थप्पड़ मारा और उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग लगातार डू गुशान के चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। भीड़ ये सब देख रही थी, मानो सब उसे घूर रहे हो। डू गुशान का घमंडी चेहरा बुरी तरह पिट रहा था और उसका दिल ठंडक से भर रहा था। डू गुशान को इस बात का एहसास नहीं था। लिन फैंग उसके साथ ऐसे खेल रहा था जैसे वह कोई खिलौना हो। लिन फैंग सबके सामने उसके चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था। चूंकि मुझे ये काम खुद करना है, इसलिए इसमें अतिरिक्त शुल्क शामिल है। लिन फैंग के बोलते ही दो तेज आवाजें सुनाई दी। डू गुशान घुटनों के बल जमीन पर रेंगते हुए लिन फैंग के सामने झुक रहा था। वह बेहद घमंडी और अहंकारी था, इसलिए यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। कितना निर्दयी आदमी है! अगर मैं कोई मामूली इंसान हूं जो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? लिन फैंग ने जमीन पर रेंग रहे डू गुशान को घूरते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा। डू गुशान ने अभी अभी लिंगची के 8वें स्तर को पार किया था और पृथ्वी समलन आयाम के एक साधक के सामने वह एक उंगली का भी सामना नहीं कर सकता था। लिन फैंग पहले ही जुबान क्यू स्तर के साधकों के खिलाफ लड़ चुका था और लगभग उनमें से एक को मार ही डाला था। डू गुशान ने अपना सिर झुका लिया, उसका हृदय असीम घृणा और क्रोध से भरा हुआ था। कुछ ही क्षण बाद एक लात उसके जबड़े पर पड़ी और उसने लिन फैंग की ठंडी आवाज सुनी। भाड़ में जाओ! लिन फैंग ने बस ये दो शब्द कहे और डू गुशान का शरीर उड़कर दूर जा गिरा। लिन फैंग ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया, फिर वह युनशी की ओर मुड़ा, उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं उसकी देखभाल करूं, तो मैं तुरंत उसकी देखभाल कर लूंगा। उससे कहकर लिन फैंग का इशारा स्पष्ट रूप से उस बदतमीज लड़की की ओर था। उस समय वह बदतमीज लड़की कांप रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। युनशी ने ठंडे और उदासीन लहजे में, मजाक के लहजे में कहा, ऐसे गंदे लोगों को न छूना ही बेहतर है। ठीक है, फिर भूल जाओ, मुझे भी उन्हें छूना पसंद नहीं है, लिन फैंग ने धीरे से हंसते हुए कहा। तुरंत बाद उसने साधना टावर के 5वें कमरे की ओर इशारा किया। वह खाली था, वही जगह थी जिस पर डू गुशान ने कब्जा कर लिया था। क्या आप साधना टावर में जाना चाहते हैं? युनशी कांप उठी। उसने लिन फैंग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। तुरंत बाद लिन फैंग हवा में उछल पड़ी। युनशी को घबराहट हो रही थी, डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी मुश्किल से खोल पाए। उसे एहसास हुआ कि वह हवा में बहुत ऊपर उड़ रही है। गिरने के डर से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी उसने अपने बगल में खड़े उस सुंदर युवक को देखा और उसका दिल असीम कोमलता और स्नेह से भर गया। वाह, क्या कमाल की फुर्ती है! लिन फैंग और उस लड़की को देखकर भीड़ ने सोचा। वह हवा में काफी ऊपर था, कितना शक्तिशाली! जब वह काफी ऊंचाई पर पहुंचा तो लिन फैंग ने वायुमंडल से ऊर्जा प्राप्त की और अदृश्य शक्ति पर चलना शुरू कर दिया। लिन फैंग और युनशी तीर की तरह आकाश में तेजी से आगे बढ़े और कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साधना टावर के 5वें कमरे में जा गिरे। जब युनशी ने टावर के नीचे जमीन पर छोटी छोटी आकृतियां देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे वह सपने में है और कुछ भी वास्तविक नहीं है। खूब मेहनत करो, लिन फैंग ने युनशी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत बाद वह फिर से आगे बढ़ा और सीधे तीसरे कमरे में पहुंच गया। वह तुरंत एक कमरे में दाखिल हुआ। तीसरे कमरे में भी कोई नहीं था। वह मृत्यु की देवी वेनाओजू का कमरा था। लिन फैंग चाहे तो उस कमरे का इस्तेमाल कर सकता था। अगर दूसरे कमरों में कोई नहीं होता तो वह वहां भी चला जाता, चाहे वे कमरे किसी के भी हों। युनशी की बात करें तो जब उसने लिन फैंग को दूर जाते देखा तो साधना टावर में अभ्यास करने का उसका सपना साकार हो गया था, लेकिन वह उत्साहित नहीं थी। उसके दिल में उसे ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खो दिया हो। सब कुछ सपने जैसा था, लेकिन वह सहज, बेफिक्र और चंचल युवक महज एक राहगीर था। वह इतना असाधारण था कि वह आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ते हुए उसे बस निहारती रह गई। युनशी को यह नहीं पता था कि उस समय उसके साथ आए दोनों लड़कियां अभी भी नीचे जमीन पर थीं और उससे ईर्ष्या कर रही थीं। वे उससे जल रही थी क्योंकि उस मीनार में अभ्यास करने का अवसर पाना उन सभी का सपना था। उस दुष्ट लड़की के बारे में उस समय उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरे के भाव अलग अलग थे। लिन फैंग एक ऐसा व्यक्ति प्रतीत हो रहा था जिसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। उस समय लिन फैंग के दिल में जो कुछ भी हुआ था उसका कोई भी अंश मौजूद नहीं था। उस समय उसके दिल और विचारों में केवल 3 ही बातें थीं, शक्तिशाली साधक की यादें जो 3 भागों में विभाजित थीं। वे सभी बेहद शक्तिशाली थे। अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक आत्मा को कई अतिरिक्त आत्माओं में विभाजित कर सकती है जो अत्यधिक शक्ति से भरी होती है, सृष्टि की 10,000 चीजों को नियंत्रित करने की शक्ति से परिपूर्ण होती है। लिन फैंग इन यादों में डूबा हुआ था। वो जुन साधक द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मार्शल कौशल और फुर्तीलेपन की तकनीकों का निरीक्षण कर रहा था। वे बेहद शक्तिशाली थीं। हथियारों के निर्माण और दवाइयां बनाने की तकनीकें भी थीं। इनमें अतिरिक्त आत्माओं का उपयोग आवश्यक था।
अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक में महारत हासिल करने और अपनी आत्मा को मजबूत करने के बाद ही वह अन्य तकनीकों का अभ्यास कर सकता था। मजबूत आत्मा के साथ सब कुछ सीखना आसान हो जाता, साथ ही ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति भी बढ़ जाती। इसलिए लिन फेंग ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक का अभ्यास करने का निर्णय लिया था। अतिरिक्त आत्माओं का उपयोग करना सीखने से पहले लिन फेंग को आत्मा और उसके कार्य करने के तरीके को समझना आवश्यक था। इससे उसे अपनी आत्मा के अस्तित्व की स्पष्ट और सटीक समझ प्राप्त होगी। इससे वह आत्मा के रहस्यों को भेद सकेगा। वह अपने विचारों को सीधे अपनी आत्मा में स्थानांतरित कर सकेगा। हालांकि ये सबसे बुनियादी कदम था। इस तकनीक में आत्मा की कल्पना करने और उसकी जटिलताओं को समझने की एक विधि शामिल थी। इसके अलावा लिन फेंग के पास पृथ्वी समलन आयाम तक पहुंच थी और उसकी समझने की शक्ति भी प्रबल थी। उसे अपनी आत्मा की कल्पना करने की विधि में महारत हासिल करने में केवल कुछ ही दिन लगे। लिन फेंग को यह नहीं पता था कि उस शक्तिशाली साधक को अपने प्रशिक्षण के दौरान उसकी आत्मा को देखने में 2 साल लगे थे। लिन फेंग पृथ्वी समलन की बदौलत और अपनी अत्यंत शक्तिशाली आत्मा के कारण इतने कम समय में ऐसा कर सका। उस क्षण लिन फेंग के मन में वह स्वयं का एक अंधकार में भ्रम देख सकता था, मानो वह उसका अंधकार में स्वरूप हो, एक काली परछाई हो, मानो वह उसकी आत्मा का सार हो। अपने पिछले जीवन में लिन फेंग किसी आत्मा को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। साधना के मार्ग में ये कहा जाता था कि मरने के बाद व्यक्ति अपनी आत्मा को देख सकता है। साथ ही यह भी कहा जाता था कि आत्माओं की शक्ति का स्थानांतरण संभव है। अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक का दूसरा चरण आत्मा की गति थी। यह आत्मा को बहुत उच्च स्तर पर समझने के बारे में था। यह आत्मा को नियंत्रित करने और उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाने में सक्षम होने के बारे में था, अन्यथा अतिरिक्त आत्मा का उपयोग करना संभव नहीं होगा और यह बेकार हो जाएगी। पहले चरण की तुलना में, जिसमें आत्मा को समझना भी शामिल था, लिन फेंग को दूसरा चरण कहीं अधिक आसान लगा। वह शीघ्र ही आत्मा की गति प्राप्त करने में सक्षम हो गया और यहाँ तक कि अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर एक आत्मा के रूप में गतिमान करने में भी सफल रहा। अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक का तीसरा चरण अपूर्ण आत्मा था। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण था। ये चरण बाकी 2 चरणों से अलग था। अपूर्ण आत्मा ही इस तकनीक का मुख्य हिस्सा थी, जिसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया। ये चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। साधना करते समय आत्मा कई अतिरिक्त आत्माओं में विभाजित हो जाती थी, 1 या 2, लेकिन एक कुशल साधक 100 या 1000 अतिरिक्त आत्माएं प्राप्त कर सकता था। सबसे शक्तिशाली साधक अरबों से लेकर लगभग अनंत संख्या तक अतिरिक्त आत्माएं प्राप्त कर सकते थे। आत्मा की शक्ति ब्रह्मांड के समान विशाल और शक्तिशाली थी। लिन फेंग पालथी मारकर बैठा था। उस समय हवा में एक परछाई तैर रही थी। अगर कोई वहां होता और उस परछाई को देख पाता तो उसे एहसास होता कि वह बिल्कुल लिन फेंग की हमशक्ल है। वह लिन फेंग की आत्मा थी। उसी क्षण लिन फेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। लिन फेंग के हाथ में एक छवि उभरी, फिर उसने सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, विभाजित हो जाओ। उसके बाद एक अदृश्य शक्ति उसके शरीर में फैल गई और एक भयंकर दर्द ने उसकी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया। वह कांपने लगा और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह फट जाएगा। कितना दर्दनाक! लिन फेंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 1000 तलवारें उसे टुकड़ों में काट रही हो। दर्द वैसा ही था जैसा उसकी दिव्य आत्मा जागृत होने पर होता है। लिन फेंग तुरंत बेहोश हो गया। वह अपने होश में व्याप्त तीव्र दर्द को सहन नहीं कर सका। उस क्षण लिन फेंग को अपनी आत्मा में एक और पीड़ा का अनुभव हुआ। लिन फेंग की आत्मा में हलचल मच गई। एक छोटा सा काला टुकड़ा अनिच्छा से उसकी आत्मा से अलग हो गया। वह काला टुकड़ा अतिरिक्त आत्मा में बदल गया। उस क्षण लिन फेंग का शरीर कांप रहा था। वह असहनीय पीड़ा से तड़प रहा था। अंततः अतिरिक्त आत्मा का निर्माण हुआ और वह हवा में तैरने लगी। ये लिन फेंग की आत्मा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। लिन फेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। साधना के लिए असीम दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। वह केवल एक अतिरिक्त आत्मा ही बना पाया था। अतिरिक्त आत्माओं की तकनीक पूजनीय है, लेकिन कई साधक जोखिमों के कारण इसका अभ्यास करने का साहस नहीं करते। यदि कोई साधक अपनी आत्मा को 1000 अतिरिक्त आत्माओं में विभाजित करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक आत्मा के लिए भयानक पीड़ा सहनी पड़ती है। इसके अलावा इस बात की भी संभावना रहती है कि यह विफल हो जाए और कोई अतिरिक्त आत्मा न बने। कभी कभी वे अपनी आत्मा को विभाजित करना भी बंद कर देते हैं क्योंकि दर्द असहनीय होता है। केवल वही लोग ऐसी तकनीकों का अभ्यास कर सकते थे जिनमें दृढ़ संकल्प हो। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बिना शरीर और मन इस तरह के असहनीय दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे। लिन फेंग का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। हवा में तैरती हुई वह छोटी काली अतिरिक्त आत्मा संपूर्ण आत्मा की ओर बढ़ रही थी। वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य में प्रतीत हो रहे थे, मानो जुड़े हुए हों, फिर भी वे अलग अलग बने रहे। लिन फेंग ने शांत भाव से कुछ गहरी सांसें ली, जिससे उसे कुछ राहत मिली। उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा और शरीर तनावग्रस्त हो गया। आत्मा को समझने के लिए यही जरूरी था। अचानक एक नई अतिरिक्त आत्मा प्रकट हुई। असाधारण शक्ति से स्वर्ग तक पहुंचना, दूसरों की आराधना प्राप्त करना संभव था, लेकिन ये कितना कठिन था। इसके लिए असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती थी, लेकिन किस हद तक? केवल अदम्य इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प वाले लोग ही स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं और महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। जुन स्तर का साधक लाखों लोगों को मार सकता था और पूजा जाता था, जबकि एक कमजोर साधक को केवल धमकाया और अपमानित किया जाता था। उदाहरण के लिए युद्ध के दौरान हान मो और यान यूपिंग शेंग प्रकट हुए थे। वे कुछ हजार सैनिकों को बहुत आसानी से मार सकते थे। उनके शामिल होने से युद्ध का परिणाम आसानी से निर्धारित किया जा सकता था। आकाश से उनके एक हमले से जमीन पर अनगिनत सैनिक नष्ट हो सकते थे। वीणा की एक धुन से युद्ध का मैदान लाशों से भर जाता था। ये लोग बेहद ताकतवर थे। लिन फेंग को और भी ताकतवर बनना था। उसे स्वर्ग तक पहुंचना था और इतनी शक्ति हासिल करनी थी कि जो भी उसे परेशान करे उसे मार सके। लिन फेंग को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था।
उस समय टावर के बाहर कई लोग शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से एक शाही शहर की सरकार से था। लिन फैंग की उपाधियां तैयार थीं और वह उन्हें आधिकारिक तौर पर प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह अभी भी साधना कक्ष में था जहां उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। सरकार द्वारा भेजा गया व्यक्ति न तो गया और न ही उसने लिन फैंग को परेशान किया। वह शांति से वहीं इंतजार कर रहा था। वह बिल्कुल भी अधीर या नाराज नहीं दिख रहा था। साधना टावर के बाहर भी कई लोग इंतजार कर रहे थे और आश्चर्यचकित थे। वह व्यक्ति कुछ दिन पहले ही आ चुका था और आश्चर्यजनक रूप से अभी भी लिन फैंग का इंतजार कर रहा था। लिन फैंग वाकई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। सरकार के उस व्यक्ति ने लिन फैंग को उसके साधना कक्ष में परेशान करने की हिम्मत तक नहीं की। वह वहां इंतजार कर रहा था, भले ही उसे यह पता नहीं था कि लिन फैंग को अपना अभ्यास पूरा करने में कितना समय लगेगा। उसी क्षण जब ऊपर उस भव्य मीनार और अधिक सटीक रूप से चौथे कमरे की ओर देखा गया तो बंद साधना कक्ष का दरवाजा अपने आप हिलने लगा और धीरे धीरे खुल गया। भीड़ स्तब्ध रह गई। उसमें से एक आकृति उभरी। वह आकृति तुरंत हवा में उछली और जैसे ही वह जमीन पर गिरी, एक अदृश्य ऊर्जा प्रकट हुई और उसने झटके को कम करने के लिए खुद को इस तरह व्यवस्थित कर लिया। आकृति धीरे से जमीन पर उतरी। वह व्यक्ति एक लंबा गाउन पहने हुए था और अपनी पीठ पर एक प्राचीन तलवार लिए हुए था। वह निश्चित रूप से लिन फैंग ही था। जब शाही शहर से आए व्यक्ति ने उसे नीचे आते देखा तो वे मुस्कुराए और उसकी ओर बढ़ते हुए बोले, लिन फैंग, महाराज ने हमें ये प्रमाण पत्र आपको सौंपने के लिए कहा है जो आपकी उपाधियों को प्रमाणित करता है। अब से आप यांगझोउ शहर के स्वामी हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने लिन फैंग को बैंगनी और सुनहरे रंग का एक प्रमाण पत्र सौंपा। धन्यवाद और असुविधा के लिए क्षमा करें, लिन फैंग ने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए कहा। उस पर बड़े और भव्य अक्षरों में लिखा था, शीर्ष अधिकारी मार्क्विस यांगझोउ नगर जागीर। स्वागत है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, मैं अब जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने फिर मुस्कुराया और तुरंत मुड़कर अचानक चला गया। वह व्यक्ति कुछ दिनों से वहां लिन फैंग को उपाधियां व्यक्तिगत रूप से सौंपने के लिए इंतजार कर रहा था। लिन फैंग ने अपने सारे पद समेट लिए और मुस्कुराया। वह मुड़ा और उस व्यक्ति को देखा जो उसे घूर रहा था। वह डूगू शांग था जो उसे बुरी नजर से देख रहा था। उस दिन लिन फैंग द्वारा अपमानित होने के बाद वह अपने कबीले में वापस जाकर लिन फैंग को मारने के लिए लोगों को लाने गया, लेकिन उसके कबीले ने लिन फैंग के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया। भविष्य में उसके कबीले ने उसे लिन फैंग को किसी भी प्रकार की परेशानी में डालने से मना कर दिया। लिन फैंग के वस्त्र पर दुवानवुया नाम लिखा हुआ था। यदि वह लिन फैंग को मारता है तो उसे याद रखना होगा कि वह दुवानवुया के गुट का हिस्सा था। हालांकि डूगू शांग उससे नफरत करता था, फिर भी इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अगर उसे अपने कबीले की मदद नहीं मिलती तो वह अपनी ताकत के दम पर लिन फैंग को नहीं मार सकता था। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और साधना टावर के दूसरे कमरे की ओर देखा। दरवाजा अभी भी बंद था। युनशी शायद अभी भी अंदर ही थी। डूगू शांग, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, लिन फैंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर से घातक ऊर्जा निकल रही थी। डूगू शांग अचंभित और भयभीत था, वह कांप रहा था। लिन फैंग ने बस कुछ ही शब्द कहे थे, लेकिन वे उसे डराने के लिए काफी थे। डूगू शांग के चेहरे के भाव बेहद बिगड़े हुए थे। वह युनशी को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लिन फैंग उसे धमका रहा था। लिन फैंग से धमकी मिलना उसके लिए एक और अपमान था। उसके गाल जल रहे थे। सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे। मेरी कही बात मत भूलना, लिन फैंग ने बेपरवाही से कहा। तुरंत बाद वह चला गया। साल का अंत नजदीक आ रहा था। लिन फैंग को यांगझोउ शहर वापस जाना था। एक प्राचीन सड़क पर बहुत से लोग घोड़ों पर सवार होकर यांगझोउ शहर की ओर तेजी से जा रहे थे। प्राचीन सड़क पर सर पर दौड़ती हुई एक लड़की विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थी। उसने लाल रंग का चांद पाव पहना हुआ था। वह शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में उसका अहंकार झलक रहा था। कियान कियान, इस बार जब हम यांगझोउ शहर पहुंचेंगे तो तुम अपनी असाधारण प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन कर पाओगी। पूरे परिवार को तुम पर बहुत गर्व होगा। उसी क्षण लाल रंग की चांद पाव पहने एक लड़की से एक युवक ने यह बात कही। वह उत्साहित दिख रहा था। वह युवक लिन होन था। लिन होन के बगल में उसकी बहन लिन कियान बैठी थी। लिन परिवार में हर कोई लिन कियान से जुड़ाव होने पर गर्व महसूस करता था। इन दिनों लिन कियान अधिक परिपक्व हो गई थी। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा असाधारण थी। शाही शहर में एक वर्ष बिताने से लिन कियान ने लिंगची की पहली परत से आगे बढ़कर चौथी परत तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली थी। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया था। लिन कियान मनुष्यों के बीच एक शक्तिशाली योद्धा बनना चाहती थी। वह अभिमानी थी और दूसरों को नीचा दिखाना चाहती थी। ऐसे व्यक्तित्व के लिए उसे दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी ताकि वह निरंतर शक्ति प्राप्त कर सके। भाई, तुम भी काफी ताकतवर हो। यांगझोउ शहर में तुम्हारे जैसा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लिन कियान ने शांत भाव से कहा। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई लिन होन के कानों तक पहुंची, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन और प्रतिष्ठा दोनों हासिल करने के बाद वे अपने गृहनगर लौट रहे थे, जहां हर कोई उन पर गर्व करेगा। कियान कियान, मैं तुम्हारे मुकाबले अभी भी बहुत कमजोर हूं, लिन होन मुस्कुराते हुए बोला। असल में वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। इसके अलावा 8 उच्च अधिकारियों में से एक चू झानपेन उसमें दिलचस्पी रखता था, जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे। लिन कियान और उसकी सहेलियां सभी शिव युए के पवित्र प्रांगण की शिष्याएं थीं और लिन होन से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली थी, लेकिन वह खुशी खुशी अपनी बहन के पीछे पीछे समूह में चल रहा था। चू झानपेन ही उनकी प्रेरणा का स्रोत था। लिन फैंग लिन कबीले का निकम्मा सदस्य था जिसे उन्होंने निकाल दिया था। पिछली बार जब उन्होंने उसे देखा था तब वह बेहद ताकतवर था। उन्होंने उसे काफी समय से नहीं देखा था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह और भी ताकतवर हो गया होगा। लिन कियान को लिन फैंग के नए मार्क्विस पद के बारे में पता नहीं था।
लिन होंग और वह वार्षिक सम्मेलन तक साधना कक्ष में अभ्यास कर रही थी। वे यांगझोउ शहर लौटने पर यथासंभव शक्तिशाली बनना चाहती थीं। अपने साधना कक्ष से निकलते ही वह घोड़े पर सवार होकर यांगझोउ शहर की ओर दौड़ पड़ी। उसी प्राचीन सड़क पर आग जैसे लाल रंग के कपड़े पहने एक और लड़की थी, वह भी घोड़े पर सवार होकर यांगझोउ शहर की ओर तेजी से जा रही थी। ना लेनफेंग ने अपने बगल में बैठे युवक की ओर देखा। वह कोमल और सौम्य मुस्कान लिए हुए थी। डूगू, यंगज़हौ शहर में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, ना लेनफेंग ने कहा। वह प्रेम में डूबी हुई लड़की थी। डूगू शियाओ डूगू वंश का सदस्य था। डूगू वंश शाही दरबार से जुड़ा हुआ वंश था। उसके प्रभावशाली संपर्क थे। इसके अलावा वह अत्यंत शक्तिशाली भी था। वह ना लेनफेंग का प्रेमी था। ना लेनफेंग और डूगू शियाओ पिछले 2 साल से गुप्त रिश्ते में थे। ना लेनफेंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे डूगू शियाओ की प्रेमिका होने पर गर्व था और वह उससे प्यार करती थी। ना लेनफेंग यांगझोउ के नालेन परिवार की बेटी थी, लेकिन दरबार में मंत्रियों वाले डूगू परिवार की तुलना में नालेन परिवार कुछ भी नहीं था। उनका कोई महत्व ही नहीं था। ना लेनफेंग ये बात जानती थी, लेकिन डूगू शियाओ ने उसके साथ यांगझोउ शहर जाने की सहमति दे दी थी, जिससे उसे बहुत सम्मान मिला था। उसके साथ जाने से वह बहुत प्रभावित हुई थी। हम इतने लंबे समय से साथ हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने में मदद करूंगी, डूगू शियांग ने शांत भाव से कहा। ना लेनफेंग बेहद खुश हुई। उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। ना लेनफेंग ने अपने घोड़े को और तेज दौड़ाया, जिससे उसके लंबे बाल और लाल कपड़े हवा में लहराने लगे। उसका दिल भी घोड़े की तरह ही पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। लिन कबीले की लिन कियान, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। ना लेनफेंग बेहद बेचैन दिख रही थी। इस बार यांगझोउ शहर में सभी लोग डूगू शियाओ को उसके साथ देखकर आश्चर्यचकित होंगे। उस समय लिन कियान और ना लेनफेंग वीर बनकर यांगझोउ शहर लौट रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि हर कोई उनकी पूजा करेगा। उन्हें लगा कि हर कोई उन्हें देवी मानेगा। लिन कियान और ना लेनफेंग को यह नहीं पता था कि जिस समय वे कुछ देर से यात्रा कर रहे थे और शाही शहर के बाहर यांगझोउ शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, उसी समय 2 अत्यंत कीमती ड्रैगन बछेड़े वाले घोड़े अभी अभी रवाना हुए थे। एक सुंदर युवक और एक खूबसूरत युवती 2 ड्रैगन कोट घोड़ों पर सवार थे। वह लड़का सुंदर और साफ सुथरा था, वह वीर प्रतीत होता था। लड़की ने बर्फ से भी अधिक सफेद वस्त्र पहने थे और वह अत्यंत सुंदर थी। वह किसी दिव्य प्राणी जैसी दिखती थी। लिन फेंग ने मुड़कर बाहर से शाही शहर को देखा। जीवन कितना क्षणभंगुर था। समय प्रकाश की गति से बीत रहा था। कोई भी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। लिन फेंग को अभी भी वह वर्ष याद था जब उसे और उसके पिता को लिन कबीले से निष्कासित कर दिया गया था। उस समय उसने यांगझोउ शहर को अपनी ताकत दिखाई थी और यूनहाई संप्रदाय में वापस लौट आया था। लेकिन जब वह यूनहाई संप्रदाय पहुंचा तो वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और उसके सदस्यों का नरसंहार हो चुका था। इसके बाद लिन फेंग शाही शहर चला गया और सेलेस्टियल अकादमी में दाखिला ले लिया। भविष्य को लेकर अनिश्चितताओं का अंबार लगा हुआ था। 1 साल बीत चुका था और लिन फेंग पहले की तरह ही दृढ़ निश्चयी और प्रेरित था। वह जोश से भरा हुआ था और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण था। वह साल बाकी सालों जैसा नहीं था। उसने इस नई दुनिया को अच्छी तरह से जान लिया था और अपनी खुद की शक्ति प्राप्त कर ली थी। दूसरे लोग से आए होने के बावजूद उन्होंने साधना की दुनिया में जल्दी ही सामंजस्य स्थापित कर लिया था। उन्होंने लिंगची की 8वीं परत को पार कर लिया था और एक विशेष साधना आयाम, पृथ्वी समलन आयाम में प्रवेश करना सीख लिया था। उनकी प्रतिभा से हर कोई चकित था। लिन फेंग अपने बगल में बैठी मेनकिन को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोमल और प्यारी सी मुस्कान थी। उस युवती से मिले हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन वह हर जगह उसका पीछा कर रही थी। बिना शिकायत किए वह चुपचाप और गुप्त रूप से हर जगह उसके पीछे पीछे चलती थी। वह जो कुछ भी करती थी लिन फेंग के लिए ही करती थी, मानो वह स्वर्ग से भेजी गई हो उसकी रक्षा करने के लिए। मेन किंग ने देखा कि लिन फेंग उसे घूर रही है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया और फिर उसने अपने सामने फैली विशाल सड़क की ओर देखा। वह शांत, गंभीर लेकिन बर्फ की तरह ठंडी थी, मानो कोई बर्फ की देवी हो। मेन किंग, क्या तुम्हें याद है जब हमने पहली बार घोड़े की सवारी की थी? लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मेन किंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसे तो याद ही था। तो फिर हमें एक ही घोड़े पर सवार होना चाहिए, जैसे हम पहले हुआ करते थे, लिन फेंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। फिर वह हवा में उछला और तुरंत मेन किंग के पीछे जा गिरा। ड्रैगन कोट घोड़ा हिनहिनाया और भी तेज दौड़ने लगा, जिससे मेन किंग का शरीर पीछे की और लिन फेंग की छाती से टिक गया। लिन फेंग ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए मेन किंग को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए मानो गले मिल रहे हों। उस हरकत से मेन किंग सिर से पैर तक कांप उठी। ये आदमी, मैं घोड़े को आगे ले जाऊंगा, लिन फेंग ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने लगाम पकड़े हुए मेन किंग के हाथों को पकड़ लिया और घोड़ा और भी तेजी से दौड़ने लगा। जब मेन किंग ने लिन फेंग के हाथों को अपने हाथों में महसूस किया तो उसे लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का झटका सा लग गया हो। उसे लिन फेंग की छाती अपने शरीर से सटी हुई महसूस हुई। उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो वह बादलों पर तैर रही हो। उसने उसे पीछे नहीं हटाया। वह बस शांति से घोड़े पर बैठी रही और लिन फेंग की छाती से टिक गई। ये बहुत शांत, सुकून भरा और गर्म था। यांगझोउ शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर पहाड़ों की एक श्रृंखला थी। आश्चर्यजनक रूप से उनमें से एक पहाड़ पर बहुत सारे लोग थे और वे काफी उत्तेजित थे। इन सभी लोगों ने प्रबल ऊर्जा का उत्सर्जन किया। उनमें से कुछ लड़ रहे थे, जबकि कुछ अन्य लोग एक तरफ साधना का अभ्यास कर रहे थे। पहाड़ पर बहुत सारे घोड़े भी थे, चीशी के बख्तरबंद घोड़े। पहाड़ों में एक गहरी खाई के ऊपर एक अकेली आकृति दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद किए हुए था और अपने शरीर पर हवा का स्पर्श महसूस कर रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था मानो वह भौतिक संसार से विमुख हो गया हो। वह व्यक्ति कुछ देर तक उसी स्थिति में रहा और फिर अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में तलवार की चकाचौंध भरी रोशनी कौंध गई। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक बड़ा शब्द खुदा हुआ था, दाओ। वह व्यक्ति अत्यंत क्रूर और आक्रामक प्रतीत हो रहा था। पवन की तलवार, उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। एक लंबी तलवार हवा को ऐसे चीरती हुई निकली मानो हवा से बनी हो। ये लगभग अदृश्य और अश्रव्य थी, सिवाय एक शानदार और चमकदार चांदी जैसी रोशनी के जो चारों ओर फैल रही थी। कचा, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और दूर से एक विशाल चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाने की आवाज आई। हे बा दाओ आत्मसंतुष्ट प्रतीत हुआ। उसने अपनी तलवार वापस अपनी पीठ में रख ली और दूर तक देखने लगा। थोड़ी देर बाद दूर से उसने दो परछाइयों को एक घोड़े पर सवार होकर उस पहाड़ की ओर आते देखा जहां बहुत से लोग थे। आखिरकार वहां ही गया। बा दाओ ने जब उन दोनों को आते देखा तो वह सचमुच खुश हुआ और मुस्कुराया। चीशी की सेना पहाड़ों में उनका इंतजार कर रही थी। वे यांगजो शहर जाने के लिए तरस रहे थे। यांगजो शहर में साल का अंत खुशनुमा रहा। जो जूनियर खिलाड़ी अपने गृहनगर से बाहर अभ्यास कर रहे थे वे आमतौर पर अपने परिवारों से मिलने वापस आते थे। उस समय यांगजो शहर में रौनक छाई रहती थी। द्वार के शीर्ष पर खड़े पहरेदारों ने अपना सिर उठाया। वे दबंग और राजसी दिख रहे थे। शहर में लगातार पैदल चलने वालों का आना जाना लगा हुआ था, जो आपस में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। क्या आपने सुना है कि लिन वंश की विलक्षण प्रतिभा वाली लिन कियान यांगजो शहर लौट आए है? लिन कियान तो वाकई असाधारण है। वह शिव युवे के पवित्र प्रांगण की शिष्या है और उसका सामाजिक रुतबा बहुत ऊंचा है। वह अपने वंश के कुछ बुजुर्गों से भी अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा पवित्र प्रांगण के कुछ शिष्य भी उसके पीछे पीछे चले गए हैं। ये तो वाकई अद्भुत है, भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा। वे ईर्ष्यालु लग रहे थे। लिन कियान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और लिन वंश का गौरव थी। उसी की बदौलत लिन वंश का उत्थान होना तय था। हे तो क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता कि जब नालैन फैंग वापस आए तो नालैन शियोग ने एक भव्य भोज का आयोजन किया और कई रईसों ने उसमें शिरकत की। इसके अलावा लिन कुल को आमंत्रित नहीं किया गया था। नालैन शियोग ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि उनकी बेटी नालैन फैंग अपने साथ एक युवक को लेकर आई है। उसका नाम डू गू शियाओ है। वह कुछ शाही मंत्रियों से संबंधित है, एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों हजारों को नियंत्रित करता है। मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता, उनके बगल में बैठे व्यक्ति ने कहा। वे आश्चर्यचकित रह गए। शिवयू में हर जगह शाही मंत्री का दर्जा बहुत ऊंचा होता था। वे असाधारण लोग होते थे। नालैन फैंग का सौभाग्य था कि उसकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके रिश्तेदार शाही मंत्री थे। इससे नालैन कुल का शानदार उत्थान होगा। कितना शानदार! नालैन कबीला और लिन कबीला दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं। बाकी दो कबीले अब उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पास सत्ता में बैठे लोगों का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, पिछले साल यांगजो शहर की वार्षिक प्रतियोगिता के दौरान नालैन फैंग और लिन कियान दोनों बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन उसके बाद बाय युआन हाओ का आगमन हुआ। वह उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। ओह, मुझे अभी याद आया, लिन फैंग भी था जिसे लिन कबीले से निकाल दिया गया था। मुझे नहीं पता कि वह आजकल क्या कर रहा है। लिन फैंग, वो क्या कर सकता है? उसका कोई प्रभावशाली खानदान नहीं है। वो जरूर आवारागर्दी कर रहा होगा और सड़कों पर भटक रहा होगा। शायद लिन कियान और नालैन फैंग ने उसे पहले ही रास्ते से हटा दिया हो, और अगर नहीं भी हटाया है तो लिन कियान और नालैन फैंग इतनी ताकतवर हो गई हैं कि लिन फैंग कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। किसी ने आह भरते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। यांगजो शहर की वार्षिक प्रतियोगिता में न तो लिन कियान और न ही नालैन फैंग सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभा थे, बल्कि एक बेहद लापरवाह युवक लिन फैंग सबसे प्रतिभाशाली थे। इन दिनों उन्हें कोई खबर नहीं मिली थी। शायद उनकी मृत्यु कहीं बाहर हो गई हो। बेशक किसी को भी पक्का पता नहीं था। यांगजो शहर की दो प्रतिभाशाली साधिकाओं लिन कियान और नालैन फैंग के बारे में हर कोई बात कर रहा था। हर साल के अंत में लोग हर साल के शक्तिशाली साधकों के बारे में गपशप करते थे, लेकिन वह साल विशेष रूप से रोमांचक था क्योंकि ये दो बेहद शक्तिशाली महिला साधिकाएं थीं और वे पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर लौटी थीं। कभी कभार रास्ते में लिन फैंग का नाम भी सुनाई देता था। लोग आमतौर पर बिना ज्यादा दिलचस्पी दिखाए बस उसका नाम ले लेते थे। बूम बूम, दूर से कुछ आवाजें आ रही थीं और वातावरण में फैल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़े सरपट दौड़ रहे हों, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा था। सरपट दौड़ते समय घोड़े इतनी केंद्रित और समन्वित ध्वनि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? केवल अनुभवी सैनिकों से भरी एक भव्य सेना ही ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। लेकिन यांगजो शहर में भीड़ अब भी बेफिक्र होकर घूम रही थी। उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। बूम 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 बूम, आवाज तेज होती जा रही थी। कई लोग थोड़े हैरान थे और ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा आवाज और भी तेज होती जा रही थी, यहाँ तक कि जमीन भी हिलने लगी थी। भीड़ स्तब्ध रह गई। उन्होंने यांगजो शहर के द्वार की ओर देखा। दूर से ऐसा लग रहा था मानो आसमान में धूल का बादल उठ रहा हो। क्या चल रहा है? सभी लोगों को धीरे धीरे इसका एहसास होने लगा था। धूल का एक विशाल बादल उठ रहा था। इसके अलावा वह आवाज सचमुच सरपट दौड़ते घोड़ों की थी, इतनी तेज कि उनके दिल कांप उठे। उनकी दृष्टि में धीरे धीरे कुछ लाल आकृतियां दिखाई देने लगी। उन सभी ने लाल कवच पहन रखा था। उनके घोड़े भी लाल रंग के थे। वे सभी हवा में तेजी से दौड़ते हुए एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। वे पूरी गति से यांगजो शहर की ओर बढ़ रहे थे और उनके चारों ओर धूल का एक बादल उठ रहा था जो किसी तूफान जैसा लग रहा था। बूम बूम बूम, उद्धरण चिन्ह। शहर के द्वार के शीर्ष पर तैनात पहरेदारों की स्थिति ऐसी थी कि वे दूर तक देख सकते थे, फिर भी उनकी ओर बढ़ता हुआ दृश्य असीम धूल के बादल जैसा प्रतीत हो रहा था। उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे। एक सेना, हैरानी की बात है यह एक सेना थी।
यह अनुभवी सैनिकों की एक खूंखार और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी। शहर के रक्षकों ने पहली बार इतनी शक्तिशाली ऊर्जा देखी थी। इतनी विशाल सेना का एकदम सटीक गठन भी विस्मयकारी था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके दिल गले तक आ गए हों। केवल पहरेदार ही नहीं बल्कि आम जनता भी दहशत में थी, जबकि सेना लगातार नजदीक आती जा रही थी। आश्चर्यजनक रूप से वे बख्तरबंद घोड़े थे। बख्तरबंद घोड़ों की एक विशाल सेना थी। अधिकांश लोगों ने बख्तरबंद घोड़ों की इतनी बड़ी सेना पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके खुरों के नीचे जमीन धंस जाएगी। धरती बुरी तरह हिल रही थी, हर कोई स्तब्ध था। इतनी बड़ी सेना यांगझोउ शहर में क्यों आई थी? जल्दी करो, गेट बंद करो। गेट के ऊपर खड़े कुछ गार्ड घबराकर चिल्लाए, चुप रहो, हमें इसे खुला रखना होगा। अगर किसी ने गेट बंद किया तो मैं उसे मार डालूंगा। गार्डों के सरदार ने चिल्लाते हुए कहा। वह उन खूंखार लोगों पर आग बबूला था जो मरना चाहते थे। बख्तरबंद घोड़ों की इतनी बड़ी सेना के साथ अगर गेट बंद कर दिया गया तो एक ही हमले में वह तबाह हो जाएगा। इसके अलावा अगर उन्होंने सेना को गुस्सा दिलाया तो ऐसी सेना पूरे शहर का नरसंहार कर सकती है। शहर के द्वार पर तैनात पहरेदारों में से किसी में भी लड़ने का साहस नहीं था। वे बुरी तरह डरे हुए थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने पहले कभी इतनी विशाल सेना को इतने सुव्यवस्थित गठन में नहीं देखा था। उस तरह की सेना केवल युद्ध के मैदान में ही देखी जा सकती थी, न कि यांगझोउ जैसे छोटे शहर में। जल्दी जाओ और नगर प्रमुख को बताओ, जल्दी करो, एक पहरेदार चिल्लाया। जाहिर है उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे बस नालैंशियों को बताने के बारे में सोच रहे थे। आदेश सुनते ही कुछ पहरेदारों ने ठीक है कहा और तुरंत वहां से चले गए। आखिर वहां कौन रुकना चाहता था? अगर सेना ने हमला किया तो वे सब मारे जाएंगे। उसके बाद जब विशाल सेना यांगझोउ शहर के द्वार के पास पहुंची तो उनकी गति धीमी हो गई। वे शहर के द्वार के सामने रुक गए और अंदर प्रवेश नहीं किया। हालांकि सेना वहां शांति से प्रतीक्षा कर रही थी, फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। इसने यांगझोउ शहर के द्वार के साथ साथ उसके आसपास मौजूद भीड़ को भी घेर लिया। शहर के भीतर मौजूद हर व्यक्ति को तीव्र ऊर्जा से घुटन महसूस हो रही थी। कितना भयानक! लाल कवच, लाल घोड़े, ये दृश्य इतना भयावह था मानो किसी मनोवैज्ञानिक हमले जैसा हो। भीड़ के लिए यह असहनीय था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यांगझोउ शहर में ऐसी सेना प्रकट होगी। उसी क्षण सेना के बीच से एक आकृति प्रकट हुई और उसने अपना सिर उठाकर द्वार के ऊपर खड़े लोगों की ओर देखा और कहा, सुनो, अब से यांगझोउ शहर चीशी माक्विस की जागीर है। यांगझोउ शहर में सब कुछ अब चीशी सेना के अधिकारी के स्वामित्व में है। अब शहर के प्रमुख को यहाँ लाकर उनसे मिलवाओ। चीशी माक्विस, चीशी अधिकारी कितने शक्तिशाली और राजसी थे। इसके अलावा वे शहर के मुखिया को उनसे मिलने के लिए बुला रहे थे। उनकी सामाजिक स्थिति निश्चित रूप से बहुत ऊंची थी। तो बात कुछ इस तरह थी, चीशी माक्विस यांगझोउ शहर के मालिक थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कौन था। भीड़ को थोड़ी राहत मिली क्योंकि यांगझोउ शहर की जागीर चीशी माक्विस के अधीन थी, इसलिए सेना शहर पर हमला नहीं करने वाली थी। वह विशाल सेना किसी बुरे इरादे से नहीं आई थी। जाओ, जल्दी से नगर प्रमुख को यहाँ लाओ। द्वार के शीर्ष पर खड़े पहरेदारों के सरदार ने एक अनुत्तरित पहरेदार को चिल्लाकर कहा। उस पहरेदार ने सिर हिलाया और तेजी से सरकार की ओर चल पड़ा। हालांकि उसने चीशी सैनिकों के शब्द स्पष्ट रूप से नहीं सुने थे, उसने केवल इतना सुना था कि उसे नगर प्रमुख को उनसे मिलवाने के लिए कहा गया था। सरकारी भवन बहुत विशाल था, चारों ओर मेजें लगी हुई थीं। नगर प्रमुख नालान शियोग ने एक वार्षिक भोज का आयोजन किया था जिसमें कई धनी और कुलीन साधक भाग ले रहे थे। उन्होंने लिन वंश को आमंत्रित नहीं किया था, फिर भी वातावरण सुखद और जीवंत था। उस समय कई लोग टोस्ट दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नालान शियोग अपने नए दामाद पर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे और इतने उत्साहित थे कि वे लगातार शराब पी रहे थे। गुरुजी। उसी क्षण भीड़ में एक चिंतित आवाज गूंज उठी। नालैन शियोग ने भौहें चढ़ाकर दूर देखा तो एक रक्षक घबराया हुआ और हड़बड़ी में उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। शहर के बाहर एक विशाल सेना है और हमें नहीं पता कि वे कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं, पसीने से तरबतर गार्ड ने कहा। भीड़ स्तब्ध रह गई। क्या शहर में सेना आ गई थी? उसी क्षण एक और आकृति दिखाई दी और उनकी दिशा में दौड़ती हुई आ रही थी। रुको, नालैन शियोग ने कहा। क्या तुम भी सेना की वजह से यहाँ हो? सेना इस समय क्या कर रही है? वे चाहते हैं कि तुम जाकर उनका अभिवादन करो, दूसरे गार्ड ने कहा जो वहां पहुंच गया था। नालैन शियोग ने भौहें चढ़ाई और सोच में डूबी हुई दिखी। उनके नेता से कहो कि वे यहाँ आए, सम्मान व्यक्त करें और अपने अपराध के लिए माफी मांगे। उसी क्षण मेजबान की कुर्सी से एक ठंडी और उदासीन आवाज आए। ये डूगू शियाओ की आवाज थी जो बेहद गुस्से में था और आधा नशे में धुत था। हैरानी की बात यह थी कि भोज के दौरान कुछ लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत की थी और इसके अलावा वे नालैन शियोग से भी उनका अभिवादन करवाना चाहते थे। चूंकि डूगू शियाओ वहां मौजूद था, इसलिए उन्हें उसका सम्मान करना ही था। चाहे कोई भी हो, उन्हें आकर सम्मान देना था और उसे ठेस पहुंचाने के लिए विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगनी थी। कई लोगों ने आह भरी। वह सचमुच अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के योग्य था। वह बेहद ताकतवर था। सब घबरा रहे थे, लेकिन उसने उपद्रवियों को आकर अपने अपराध के लिए माफी मांगने का आदेश दिया। डूगू शियाओ बेहद अभिमानी और घमंडी था। पहरेदार भयभीत और घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं। उसे यहाँ आकर अपने अपराध के लिए माफी मांगने को कहो कि डूगू शियाओ ने आदेश दिया था, अन्यथा उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। डूगू शियाओ खड़ा हुआ और उसने ठंडी ऊर्जा छोड़ी। उसकी आवाज भी बर्फ की तरह ठंडी थी। गार्ड हैरान था और डूगू शियाओ को खाली निगाहों से घूर रहा था। जब उसने उसकी आंखों में ठंडक देखी तो उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उनकी बातचीत समाप्त होते ही दोनों गार्ड अचानक चले गए।
ठीक है, सब लोग जारी रख सकते हैं, ऐसी घटनाओं को हमारी दावत खराब न करने दें, ना लेन शियोग ने अपना गिलास उठाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। सबने अपने गिलास उठाए और दिल खोलकर हंसे। जहां तक डू गू शियाओ की बात है, वह अपनी सीट पर वापस चला गया और शांत दिख रहा था। इतने छोटे शहर में चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे उसकी बात माननी ही पड़ती थी और अपने किए के लिए माफी मांगनी पड़ती थी। शी की सेना शहर के बाहर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। उसी क्षण एक पहरेदार सरकारी इमारत से वापस आया। वह द्वार के शीर्ष पर चढ़ गया और विशाल और असीम सेना को देखने लगा। वह सिर से पैर तक कांपने लगा। उसे कहो कि वह यहाँ आए और अपने अपराध के लिए माफी मांगे। उद्धरण चिन्ह। पहरेदार इन शब्दों के बारे में सोच रहा था और ये शब्द उसके मन में घर कर रहे थे। अगर उसने ये शब्द जोर से बोल दिए तो क्या वे उसे मार नहीं डालेंगे? मुंह खोलो, एक आक्रामक आवाज ने पहरेदार के कानों को भेदते हुए कहा। पहरेदार कांप रहा था। तुरंत बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, नगर प्रमुख ने कहा है कि तुम्हें जाकर अपने अपराध के लिए माफी मांगनी चाहिए। जब उसने बोलना समाप्त किया तो रक्षक को ऐसा लगा मानो उस पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। लेकिन जब अन्य रक्षकों ने उसकी बात सुनी तो वे चकित रह गए। सेना की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर वे सब सिर से पैर तक कांप रहे थे। उस अभिमानी बदमाश ने चीशी सैनिकों से इतनी दुस्साहसी बात कहने की हिम्मत कैसे की? चीशी सैनिकों ने जब ये शब्द सुने तो उन्होंने अथाह ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी, जिससे एक बवंडर सा उठ खड़ा हुआ और शहर के द्वार की ओर बढ़ गया। अचानक पूरी भीड़ को अत्यधिक ठंड लगने लगी। कितनी ठंड थी! वह ऊर्जा इतनी चुभने वाली थी कि हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लिन फैंग अपने ड्रैगन कोल्ड घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। ना लेन शियोग, क्या वह सचमुच इतना बहादुर था? उसने मुखौटा पहन रखा था, लेकिन मुखौटे के नीचे उसके चेहरे पर एक बेहद दुष्ट मुस्कान थी। लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, हमें सरकारी भवन में माफी मांगने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, सैनिकों ने एक साथ चिल्लाया, जिससे भीड़ में दहशत फैल गई। उन्होंने अपने भाले लहराए और यांगजो शहर की ओर चल पड़े। लिन फैंग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन जब पहरेदारों और भीड़ ने सुना कि सेना सरकार से माफी मांगने जा रही है तो उन्हें लगा कि यह नालैन कबीले के लिए अच्छी बात नहीं है। ड्रैगन कोल्ड घोड़े पर सवार युवक शायद उनका ही कोई अधिकारी था। कितना प्रभावशाली! उसके कुछ शब्द सुनते ही पूरी सेना आज्ञा मान लेती थी। धमाका धमाका, धरती एक बार फिर कांपने लगी। चीशी सेना पूरी तरह तालमेल के साथ घोड़ों पर सवार होकर दौड़ रही थी, जिससे वातावरण में भयानक गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जो बिजली की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। भीड़ में मौजूद लोगों के दिल जोर से धड़क रहे थे। यांगजो शहर में प्रवेश करते ही चीशी की सेना एक विशाल लाल अजगर में परिवर्तित हो गई। वह विशाल लाल अजगर मानो शहर के ऊपर से उड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस समय लोग दहशत में थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह चीशी सैनिकों का रास्ता रोके। सब लोग एक तरफ हट रहे थे। कितनी शक्तिशाली और बलवान सेना है! ये कहां से आए हैं? ये यांगजो शहर क्यों आए हैं? यांगजो शहर के लोग अपने मन में कई सवाल उठा रहे थे। जब उन्होंने उस विशाल सेना को अपनी आंखों से देखा तो उन्हें लगा मानो उनका दिल फट जाएगा। वे बेहद भव्य थे। उनसे निकलने वाली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि भीड़ में मौजूद लोगों को लगा मानो उनके पैरों में जान ही न रही हो। कुछ लोग तो पूरी तरह जम गए थे, हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। सरकारी भवन में अब भी माहौल जीवंत और आनंदमय था। लोग अब भी मौज मस्ती कर रहे थे और शराब पी रहे थे। उसी क्षण धरती ऐसे हिलने लगी मानो भूकंप आ गया हो। भोज में उपस्थित लोग अचानक स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पर शिकन आ गई। इसके तुरंत बाद चीशी घोड़ों के सर पर दौड़ने की आवाज और तेज हो गई और लगातार वातावरण में फैलती रही। क्या चल रहा है? यह क्या बदतमीजी है? भोज में उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए। उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए। वह शोर भयावह था। बाहर क्या हो रहा था? ना लेन शियोग ने भौहें चढ़ाकर इमारत के बाहर दूर तक देखा। वह सोच में डूबा हुआ लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सेना के आकार का आकलन कर रहा है। पिताजी, चिंता न करें। डू गू शियाओ यहाँ है। इतनी बड़ी सेना के यहाँ आने का एकमात्र कारण यह है कि वे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं, ना लेन फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डू गू शियाओ अपनी सामाजिक स्थिति के कारण किसी भी सेना से नहीं डरता था। ठीक है, ना लेन शियोग ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, सब लोग चलो और पीते हैं। वे यहाँ माफी मांगने आए हैं। मेहमानों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके मन का डर कम नहीं हुआ। क्या ये लोग सचमुच माफी मांगने आए थे? मेहमानों को ऐसा क्यों लग रहा था कि सेना की ओर से ठंडे दिल से हत्या करने की मंशा झलक रही है? ऐसा लग रहा था मानो ये मंशा चीशी की सेना की ओर से आ रही हो। गड़गड़ाहट की आवाजें तेज होती जा रही थीं। जब इमारत के सामने तैनात पहरेदार ने दूर से सेना को अपनी ओर तेजी से आते देखा तो वह दंग रह गया। लाल कवच, लाल घोड़े, वे राजसी और क्रूर दिख रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ ही क्षणों बाद एक अविश्वसनीय रूप से विशाल और असीमित सेना सरकारी भवन के सामने आ पहुंची। धमाका, तबाही की आवाज पूरे वातावरण में फैल गई। एक तूफान उठा और इमारत के सामने के गेट को चकनाचूर कर दिया। धमाका, वातावरण में विनाश की आवाजें गूंज रही थीं। सरकारी इमारत के सामने सब कुछ नष्ट हो चुका था। चीशी की सेना ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया और कोई भी बाधा नहीं छोड़ी। इमारत के प्रवेश द्वार तक का रास्ता साफ करने के बाद सैनिक सरकारी इमारत में दाखिल हुए। उनकी सेना बहुत बड़ी होने के बावजूद वे एकदम सटीक संरचना में थे। उनकी संरचना में जरा भी अव्यवस्था नहीं थी। पहरेदार घुड़सवार सेना के विशाल जनसमूह को देखकर दंग रह गए। वे बिना हिले डुले खड़े रहे और घुड़सवार सेना को आगे बढ़ने दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो घोड़े किसी भी क्षण उन्हें अपने खुरों से कुचल देंगे, लेकिन सेना एकदम सटीक गठन में थी और बड़ी आसानी से पहरेदारों के चारों ओर से निकल गई, एक बाल भी नहीं छुआ। उनका हर कदम एकदम सटीक था। पहरेदार घोड़ों के रास्ते में खड़े होने से भयभीत थे।
सरकारी इमारत में लोग दहशत में थे और इधर उधर बेतहाशा भाग रहे थे। वे बुरी तरह डरे हुए थे। भोज में गूंजती हंसी और हंसमुख आवाजें थम गईं। इसका कारण सेना के शोर में दब जाना नहीं था, बल्कि यह था कि अब किसी को भी हंसने का मन नहीं था। सभी लोग खड़े होकर चीशी घोड़ों के उस विशाल और भव्य समूह को देख रहे थे। वे पहले कभी इतने भयभीत नहीं हुए थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उस तरह की विशाल और शक्तिशाली चीशी सेना आसानी से शहर को नष्ट कर सकती थी। चीशी घोड़ों पर सवार इन सैनिकों की एक झलक ही एक अनुभवी सैनिक को भी डराने के लिए काफी थी। वह सेना सर्वोत्कृष्ट सैनिकों से बनी थी। प्रत्येक सैनिक एक प्रतिभाशाली और अनुशासित साधक था, और इन शक्तिशाली साधकों की एक सेना उनकी दिशा में बढ़ रही थी। सैनिकों ने अचानक एक सर्पिलाकार संरचना बना ली और भोज में उपस्थित सभी लोगों को घेर लिया। पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकी, जिससे कोई भी बच नहीं सका, चाहे उनके पंख निकल आए और वे उड़ने की कोशिश करें। उस समय वहां से भागने वाला एक भी व्यक्ति नहीं था। कुलीन सैनिकों की यह अविश्वसनीय सेना किसी का भी साहस चूर चूर कर सकती है। नाला शियोंग का दिल जोर से धड़क रहा था। इतनी विशाल और शक्तिशाली सेना माफी मांगने आई थी। डू गू शियाओ के चेहरे पर शिकन थी। उसने अपना गिलास नीचे रखा और धीरे धीरे अपने सबसे करीब खड़े व्यक्ति की ओर चल पड़ा। उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, जिसने लाल कवच और एक भव्य हेलमेट पहन रखा था। उस व्यक्ति के चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी। फिर उसने कहा, कितनी हिम्मत है, तुम चीशी सेना के हो, यांगझोउ शहर क्यों आए हो? चीशी की सेनाएं शिवयू की कुलीन सेनाएं थीं। मेहमान दंग रह गए। क्या ये सेना चीशी की कुलीन सेना थी? इसीलिए तो उन्होंने लाल कवच पहन रखा था और उनके पास चीशी के बख्तरबंद घोड़े थे। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग डू गू शियाओ के प्रदर्शन को ऐसे देख रहे थे मानो वह मूर्ख हो। डू गू शियाओ क्रोधित हो गया। मामूली सैनिकों ने उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की, विशेषकर अब जब उसने अपने सम्मान और प्रभाव के बारे में शेखी बघारी थी। तुम्हारा अधिकारी कौन है? सामने आओ और माफी मांगो, डू गू शियाओ चिल्लाया। हालांकि इतनी शक्तिशाली सेना के सामने खड़े होकर उसे डर लग रहा था, लेकिन डू गू वंश से होने के कारण उसे घमंड करने का पूरा अधिकार था। उसका परिवार बेहद शक्तिशाली था और इतने ऊंचे ओहदे पर उसे डराना मुश्किल था। नालैन कबीले में हर कोई उसे देवता की तरह मानता था। वह नशे में धुत था और इस छोटे से शहर में खुद को सचमुच देवता समझने लगा था। वह बेहद घमंडी था। इसके अलावा सेना को यहाँ लाने की हिम्मत उसी ने की थी, तो ऐसे में वह कैसे पीछे हट सकता था? नालैन फैंग डू गू शियाओ के बगल में खड़ी थी। वह सेना को ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसे अपने प्रिय पुरुष पर गर्व था। डू गू वंश के सदस्यों को नाराज करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। यहाँ तक कि चीज़ जेड के अधिकारी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे। आखिरकार उसने किसी को भी अपने साथी के रूप में नहीं चुना था। तुम सब हद से ज्यादा दुस्साहसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सरकार में इस तरह घुसने की? नालैन फैंग ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका प्रेमी कोई महान नायक हो। उसे जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसके बगल में डू गू कबीले का एक सदस्य मौजूद था। खुद को दिखाऊं, माफी मांगूं, दुस्साहस करूं, लिन फैंग ने व्यंग्य से कहा। उसने अपने घोड़े को धीरे धीरे सेना के आगे बढ़ाया। उसने कांसे का मुखौटा पहन रखा था। उसका चेहरा निर्मम और क्रूर था। उसने डू गू शियाओ और नालैन फैंग की तरफ नहीं देखा, वह सीधे नालैन शियोंग को देख रहा था। यांगझोउ शहर के प्रमुख नालैन शियोंग, आप चाहते थे कि मैं यहाँ आकर माफी मांगूं? नालैन शियोंग अचंभित रह गई। भीड़ में से लिन फैंग को कैसे पता चला कि वह कौन है? जब लिन फैंग ने डू गू शियाओ को चिल्लाते हुए सुना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? तो वह भौहें चढ़ा बैठा। लिन फैंग ने डू गू शियाओ को देखा, जो एक और अभिमानी साधक था और मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा था। तुम क्या चाहते हो? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। भीड़ चौंक गई। डू गू शियाओ अचंभित रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में सन्नाटा छा गया। मेरा पारिवारिक नाम डू गू है, डू गू शियाओ ने घमंडी लहजे में कहा। लिन फैंग आश्चर्यचकित था। डू गू, वह नाम जाना पहचाना सा लगा। वह वाकई डू गू शांग से मिल चुका था। लिन फैंग ने डू गू शियाओ की ओर दोबारा देखा और उसके कांसे के मुखौटे के नीचे एक मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ? शाही शहर का डू गू वंश, डू गू शियाओ ने आक्रामक लहजे में कहा। उसके रिश्तेदार शाही मंत्रियों में शामिल हैं, नालैन फैंग ने घमंड से कहा। अब अपने घोड़े से उतरकर माफी मांगो, फिर मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। नालैन फैंग के मुंह से शाही मंत्री शब्द सुनकर डू गू शियाओ ने कहा। उसके चेहरे पर गर्व का भाव भी झलक रहा था। शाही मंत्री। लिन फैंग ने सिर झुकाते हुए और ठंडी निगाहों से डू गू शियाओ को देखते हुए फुसफुसाया। उसने गौर किया कि डू गू शियाओ हर पल और भी घमंडी होता जा रहा था। सचमुच डू गू शांग और वह दोनों एक ही जैसे स्वभाव के थे। उसकी एक भुजा काट दो, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में हाथ हिलाते हुए कहा। सब लोग स्तब्ध रह गए। उसकी एक भुजा काट दो। लिन फैंग की आवाज शांत थी, लेकिन सभी लोग पूरी तरह से भयभीत थे। लिन फैंग डू गू शियाओ की एक भुजा काटना चाहता था। डू गू शियाओ एक शाही मंत्री का रिश्तेदार था और वह अपनी बाह काटने की हिम्मत कैसे कर सकता था? डू गू शियाओ के चेहरे से घमंडी भाव गायब हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अभी क्या सुना? अपनी सामाजिक स्थिति का बखान करने और लिन फैंग से माफी मांगने की मांग करने के बाद भी लिन फैंग ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया और शांति से अपने सैनिकों को उसकी एक बाह काटने का आदेश दे दिया। भीड़ में मौजूद लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी धड़कनें रुक गई हो। तुमने अभी क्या कहा? नालैन फैंग ने धड़कते दिल से पूछा। तुरंत बाद उसने लिन फैंग को बर्फीली निगाहों से देखा। डू गू शियाओ उसका प्रेमी था और वह उसके साथ होने से बेहद खुश थी। जब भोज में उपस्थित लोगों को पता चला कि एक विशाल सेना यांगझोउ शहर में आ गई है, तो वे सब घबरा गए। केवल नालैन फैंग और डू गू शियाओ ही शांत रहे और बेहद अभिमानी थे।
उन्होंने ही सेना से माफी मांगने की मांग की। मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी एक भुजा काटना चाहते हो? डू गुशियाओ ने बर्फीले स्वर में कहा और साथ ही ठंडी ऊर्जा छोड़ी। उसी समय कांसे का मुखौटा पहने एक सैनिक सेना से बाहर निकला और अपने साथ बेहद घनी और क्रूर ऊर्जा छोड़ी। लिन फैंग को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं थी। बादाओ हवा में उछला। एक शानदार और चमकदार रोशनी ने वातावरण को भर दिया। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। वातावरण में केवल बहता हुआ खून ही रह गया। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। हर कोई खून को घूर रहा था। उनके दिल कांप रहे थे। उन्होंने सचमुच उसका हाथ काट दिया था। उस सैनिक ने जरा भी संकोच नहीं किया। चीशी अधिकारी ने आदेश दिया और तुरंत ही उसका हाथ पूरी तरह से काट दिया गया। इसके अलावा हवा में कौंधने वाली वह तेज और चकाचौंध भरी रोशनी उनके दिमाग में बसी रही। वे किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। आहे! उद्धरण चिन्ह! पूरा वातावरण सन्नाटे में डूब गया। डू गुशियाओ ने दर्द भरी चीख के साथ सन्नाटा तोड़ा। वह अपने खून बहते हुए कटे हुए पैर को दूसरे हाथ से ढके हुए था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। दूसरी तरफ लिन फैंग इस दृश्य को खाली निगाहों से देख रही थी। उसके खूबसूरत गाल पीले पड़ गए थे। क्या डू गुशियाओ ने सचमुच अपना हाथ खो दिया था? सब खत्म हो गया। लिन शियोन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डू गु वंश कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि डू गुशियाओ का हाथ काट दिया गया था और वे इसके लिए लिन वंश को जिम्मेदार ठहराएंगे। ये कैसे हो सकता है? लिन शियोन गुस्से से भर उठा। उसने अपना सिर उठाया और कांसे का मुखौटा पहने चीशी सेना के अधिकारी लिन फैंग की ओर देखा। उसी क्षण लिन फैंग ने भी उसकी ओर देखा। मुखौटे के पीछे उसका चेहरा पहले की तरह ही शांत और गंभीर था। उसे अभी अभी घटी घटनाओं की कोई परवाह नहीं थी। तुम चाहते थे कि मैं आकर माफी मांगूं? लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। लिन शियो के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसे एहसास हो रहा था कि लिन फैंग उसके हाथ भी काट सकता है। यह अधिकारी पागल था, लेकिन क्या मामला इतना आसान होगा? लेकिन उस समय लिन शियो एक सेना से घिरी हुई थी और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लिन फैंग को बस आदेश देना था और लिन वंश का सफाया हो जाता। लिन शियो ने डू गुशियाओ की बात सुनी और उनसे माफी मांगने के लिए कहा। क्या उसने चीशी सेना के अधिकारी को आकर माफी मांगने के लिए कहा था? बेशक ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लिन शियो ने डू गुशियाओ पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था। आखिरकार उसका परिवार शाही मंत्रियों से जुड़ा हुआ था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई अधिकारी वास्तव में डू गुशियाओ की एक भुजा काटने की हिम्मत करेगा, खासकर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए। तुम कौन हो? लिन फैंग को घूरते हुए डू गुशियाओ ने दुष्ट स्वर में कहा। वह लिन फैंग को जान से मार डालना चाहता था। मैं डू गु वंश का डू गुशियाओ हूँ। हमारे वंश में शाही मंत्री हैं। और तुमने मेरी बाह काटने की हिम्मत की। तुम मर चुकी हो। लिन फैंग ने लिन फैंग को घूरते हुए चिल्लाकर कहा। उसके चेहरे के भाव भयावह थे। डू गु वंश शाही मंत्रीगण, मैं ये सब जानता हूँ, लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। फिर उसने डू गुशियाओ की ओर देखकर कहा, डू गुशान से तुम्हारा क्या संबंध है? डू गुशियाओ चौंक गया। वह लिन फैंग को घूर रहा था। मेरा बड़ा भाई। जब तुम्हें पता है तो मेरी बाह काटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस समय उसके घाव में बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हारा बड़ा भाई, तुम सब एक जैसे हो। तुम्हारा पूरा खानदान ही हद से ज्यादा बेवकूफ होगा। लिन फैंग ने ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। फिर उसने आगे कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बताया ही न हो? कुछ दिन पहले सेलेस्टियल एकेडमी में मैंने उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था और फिर उसे घुटने टेककर मेरे सामने सिर झुकाने पर मजबूर किया था। डू गुशियाओ बुरी तरह कांप रही थी और लिन फैंग को घूर रही थी। वह हक्का बक्का रह गया था। हैरानी की बात है, वह वही था। उन्हें इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। चीशी अधिकारी, यांगझो शहर तो उनकी जागीर ही होगी। उन्होंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन में ये धारणा थी कि चीशी सेना दुवानरेन शहर की होनी चाहिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वे यांगझो शहर आ गए थे। अब उसे समझ आ रहा था कि चीशी सेना दुवानरेन शहर वापस नहीं गई थी, बल्कि अपने अधिकारी के नए गढ़ में आ गई थी, जो एक छोटा सा शहर था जिसका जिक्र करना भी उचित नहीं था। लिन फैंग ने पूरे शहर को आग लगा दी थी। राजकुमारी को बचाने के लिए उसने बहुत लंबी दूरी तय की थी। वह लियू कांग लैन को फांसी से बचाने के लिए शाही शहर की ओर दौड़ा। फिर उसने दुवान तियान लैन के बेटे को उसके सामने मार डाला। वह यांगझो शहर का मार्क्वेस था। लिन फैंग शाही शहर में एक किंवदंती बन चुका था। लिन फैंग बिल्कुल निडर था। वह दुवान तियान लांग से भी नहीं डरता था और उसके बेटे को उसके सामने मार डाला था। क्या ऐसा कुछ था जो लिन फैंग करने की हिम्मत नहीं करता था? डू गुशियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके परिवार में तो शाही मंत्री भी थे। भीड़ ने यह भी देखा कि लिन फैंग चुप था। वे स्तब्ध रह गए। क्या उसने डू गुशियाओ के भाई को थप्पड़ मारा था? क्या उसने उसे सिर झुकाने पर भी मजबूर किया था? ये कौन था? ये तो सचमुच पागल था। ये तो डू गु कबीले का सामना करने से भी नहीं डरता था। ना लिन फैंग और ना लिन शियोग ने देखा कि डू गुशियाओ भी चुप हो गया था। वे डर से कांप रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि डू गुशियाओ डर के मारे चुप था। अगर वह चुप रहता तो इसका मतलब होता कि लिन फैंग सच कह रहा था। उसके भाई को सचमुच लिन फैंग ने थप्पड़ मारा था और उसने माफी के तौर पर सिर झुकाया था। ये कौन है? ना लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन डू गुशियाओ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अच्छा, डू गुशियाओ लगभग पागल हो गया था। वह लिन फैंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। वह उससे मुकाबला करने के लिए काफी ताकतवर नहीं था और उसका कबीला इसमें शामिल होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसके भाई को भी उसने अपमानित किया था। वह चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसके भाई का अपमान हुआ था। उसने खुद अपना एक हाथ खो दिया था। भला वह पागल कैसे नहीं हो सकता था?
वह चीशी अधिकारी सचमुच एक भयानक शख्सियत था। डू गुशियाओ ने सेना को बुलाकर माफी मांगने की मांग की है। लगता है वह अधिकारी को जानता है लेकिन उसे नाराज नहीं करना चाहता। भीड़ में मौजूद लोगों ने सोचा, ना लैन कबीला मुसीबत में था। कुछ क्षण पहले तक डू गुशियाओ बेहद अभिमानी और आक्रामक था, लेकिन तभी उसका हाथ काट दिया गया। वह एक और आवाज निकालने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। ना लैन कबीले के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्षमा मांगना। लिन फैंग उनके सामने खड़ा था, उसे कौन रोक सकता था। हर कोई यह कहना चाहता था कि इसका ना लैन कबीले से कोई लेना देना नहीं है ताकि वे किसी आपदा से बच सके। ना लान शियोंग, मैं चीशी माक्विस हूँ और यांगजो शहर मेरी जागीर है। मैं यांगजो शहर पहुंचा और अभिवादन के बजाय तुम मुझसे माफी मांग रही हो, कितनी गुस्ताखी है। लिन फैंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा, जिससे सब लोग कांप उठे। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? लिन फैंग ने पूछा। ना लैन शियोंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह यांगजो शहर का माक्विस था। वह अचानक अपनी जागीर लेने आया था और ना लैन शियोंग ने उसका अभिवादन करने से इनकार कर दिया और माफी मांगने को कहा। यह एक अपराध था। ना लैन शियोंग चुप रहा। उसने केवल लिन फैंग को अपने कबीले के अन्य सदस्यों की ओर मुड़ते हुए देखा। आप क्या सोचते हैं? उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? भीड़ कांप रही थी। लिन फैंग बेहद खौफनाक था। आखिरी व्यक्ति जो बोलेगा वही मरेगा, लिन फैंग ने कहा, और फिर अचानक सब लोग शोर मचाने लगे। ना लान शियोंग अपराधी है, उसे मरना चाहिए। जब ना लैन शियोंग ने यह सुना तो उसने उस व्यक्ति को घृणा से घूरा। वह व्यक्ति कुछ क्षण पहले उसकी चापलूसी कर रहा था और अब उसे मरने की धमकी दे रहा था। कितना विषैला सांप है। सचमुच ना लान शियोंग को मरना ही चाहिए। उसे निश्चित रूप से मरना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, उसे मार डालो। वहां मौजूद हर कोई आखिरी व्यक्ति होने के डर से जल्द जवाब दे रहा था। लिन फैंग अपने मुखौटे के नीचे मुस्कुरा रहा था। अंत में उसने ना लैन शियोंग की ओर देखा और कहा, क्या तुमने सुना? सब कह रहे हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए। जब ना लैन शियोंग ने देखा कि लिन फैंग उसे मार सकता है और जब उसने लिन फैंग की शांत आंखें देखी तो उसे लगा कि वह उसे कहीं से जानता है। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कौन हो? ना लैन शियोंग ने लिन फैंग से कहा। उसे एहसास हुआ कि लिन फैंग शायद खास तौर पर उसी के लिए आया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? लिन फैंग ने शांत भाव से कहा। हाँ, ना लैन शियोंग ने सिर हिलाते हुए कहा। जाहिर है वह जानना चाहता था। ठीक है, मैं समझ गया। लिन फैंग मुस्कुराया। उसने अपने कांसे के मुखौटे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे उतार दिया। उसका चेहरा दिखाई दिया। ना लैन शियोंग समेत सभी उसे देख सकते थे। उस क्षण वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। लिन फैंग, ये लिन फैंग है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। चीशी सेना का अधिकारी आश्चर्यजनक रूप से लिन फैंग था। अतीत में लिन फैंग ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर लिन कबीले और नालान कबीले ने उसे अपना शत्रु बना लिया और उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। पिछले वर्ष वार्षिक प्रतियोगिता के दौरान यांगजो शहर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने लिन फैंग को व्यक्तिगत रूप से देखा था। ना लैन शियोंग के भोज में उपस्थित सभी लोग धनी, कुलीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसलिए वे सभी प्रतिभाशाली युवक लिन फैंग को पहचानते थे। वह युवक जो अब एक शक्तिशाली सेना का अधिकारी था और जिसने पूरे शहर को दहला दिया था, आश्चर्यजनक रूप से वही नाजुक और सुंदर युवक था जिसे उन्होंने पिछली प्रतियोगिता के दौरान देखा था। सपने में भी किसी ने ऐसी बात नहीं सोची होगी। इसके अलावा लिन फैंग की उम्र कितनी थी? वह 18 साल का भी नहीं था और वह पहले से ही चीशी सेना का अधिकारी, चीशी माक्विस बन चुका था। उसके नियंत्रण में पहले से ही दसियों हजार सैनिकों की सेना थी। यह आश्चर्यजनक था। सभी लोग लिन फैंग को देख रहे थे और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वे सब चुप रहना ही बेहतर समझते थे। ना लैन शियोंग भी कांप रही थी। लिन फैंग चीशी सेना का अधिकारी था, यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अविश्वसनीय रूप से ये वही लिन फैंग था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अतीत में लिन फैंग को तुच्छ समझा जाता था और उसे लिन कबीले से निकाल दिया गया था। अब वह एक सरदार बन गया था। ना लैन शियोंग को लगा कि यह स्थिति लिन फैंग के बारे में उसके द्वारा जानी गई हर बात के विपरीत थी। बेशक सबसे ज्यादा हैरान ना लैन फैंग थी। जब उसने लिन फैंग को अपना मुखौटा उतारते देखा तो वह अवाक रह गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तुरंत बाद उसने अपने होंठ दबाए और उस चंचल और आकर्षक युवक को खाली निगाहों से देखती रही। पिछले वर्ष की वार्षिक प्रतियोगिता के दौरान उसने सोचा था कि वह प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ साधक होगी। उसने सोचा था कि केवल लिन कियान ही उसकी प्रतिद्वंदी होगी। हालांकि उसकी सोच के विपरीत कुछ नहीं हुआ। बाय युआन हो और लिन फैंग अचानक प्रकट हुए। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा छीन ली। हालांकि प्रतियोगिता के दौरान उसने सोचा था कि वह साधना के उसी स्तर पर है जिस पर लिन फैंग है और वह भविष्य में आसानी से उसे पीछे छोड़ देगी। लेकिन लिन फैंग एक बार फिर उसके सामने आ गया। उसका सामाजिक रुतबा बहुत ऊंचा था। उसके पास चीशी घुड़सवार सेना थी और पूरा यांगजो शहर उसी का था। उसने उसके प्रभावशाली और घमंडी प्रेमी का हाथ काट डाला था। लिन फैंग जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने बड़ी आसानी से उसका हाथ कटवाने का आदेश दे दिया था। शायद यह उसके लिए बहुत सामान्य बात थी। डू गुशियाओ का सामाजिक रुतबा बहुत ऊंचा था। उनके रिश्तेदार शाही मंत्री थे। उनके साथ आने से ना लैन फैंग को बेहद गर्व महसूस हो रहा था। यांगजो शहर के सभी लोग उनके प्रेमी के रुतबे के कारण उनका सम्मान और प्रशंसा करते थे। इसीलिए वे लगातार उनकी चापलूसी कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके खानदान ने भी भोज का आयोजन किया था और सबसे अमीर और कुलीन लोगों को उनके स्वागत के लिए आमंत्रित किया था। ना लैन फैंग ऐसी स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लड़ाई छिड़ जाएगी। ये सब चीशी की सेना की वजह से हो रहा था। लिन फैंग ने आसानी से उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। वास्तव में उसने उसकी पूरी वास्तविकता को चकनाचूर कर दिया था और उसकी दुनिया को उलट पुलट कर दिया था।
वह लिन फैंग से कहीं ज्यादा कमजोर थी। वह उसकी परछाई को भी छू नहीं सकती थी। हैरानी की बात यह थी कि उस समय समूह में सबसे शांत व्यक्ति वही था जिसने अभी अभी अपना एक हाथ खोया था, डू गुशियाओ। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन फैंग ने बताया था कि उसने डू गुशान को थप्पड़ मारा था। उस क्षण डू गुशियाओ समझ गया कि वह किस तरह के व्यक्ति से निपट रहा है और लिन फैंग की सामाजिक स्थिति क्या है। उसने लिन फैंग का चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। और देखें, और देखें, और देखें, और देखें, उस जवान और आकर्षक युवक को देखकर डू गुशियाओ का मन करता था कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। लिन फैंग ने न सिर्फ उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया था, बल्कि उसकी बाह भी काट दी थी। इसके अलावा उसकी प्रतिभा डू गुशियाओ से कहीं अधिक थी। भीड़ अचंभित थी। जब लिन फैंग ने लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। सत्ता का निर्धारण शक्ति और रुतबे से होता था। अतीत में वह एक गुमनाम और शांत स्वभाव का युवक था। वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने के बावजूद उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उसका कोई सामाजिक रुतबा भी नहीं था। वह इतना प्रतिभाशाली था कि ना लैन शियोग इसे सहन नहीं कर पाए और उसने गु कबीले और वेन कबीले को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर दिया। सभी ने मिलकर उसे मारने का प्रयास किया। वह यांगझोउ शहर छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन अब वह वापस आ गया था। हालांकि नया लिन फैंग पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह पूरी सेना को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए वह सब पर अपना दबदबा बना सकता था। उसके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति थी। यांगझोउ शहर में रहते हुए उसे हर दिन अपमानित होना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह उस जगह लौट आता था जिसे वह अपना घर कहता था। क्या अब तुम्हें बातें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ आ रही हैं? लिन फैंग ने शांत स्वर में ना लैन शियो की ओर देखते हुए कहा। उस शांत आवाज ने सबको थरथरा दिया। सब लोग लिन फैंग को देख रहे थे। वे सब असमंजस में थे। उनके धड़कते दिल शांत नहीं हो रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपमानित होकर यांगझोउ शहर से निकाले गए वह युवक वापस आकर सबको चौंका देगा। ना लैन शियो सदमे से बेहाल होकर सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन वह बाकी सभी से कहीं ज्यादा जानता था कि आगे क्या होने वाला है। लिन फैंग पहले की तरह ही आकर्षक, चंचल और दृढ़ निश्चयी था। अतीत में लिन फैंग की ताकत इतनी नहीं थी कि वह कुछ कर सके, लेकिन अब वह पूरी सेना को नियंत्रित करने में सक्षम था और यांगझोउ शहर का सरदार बन गया था। क्या लिन फैंग अब भी वही कमजोर नौजवान हो सकता है? यह तो बिल्कुल असंभव था। आप क्या चाहते हैं? ना लैन शियोग लिन फैंग को भूल रहा था। वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। आज का दिन खुशियों भरा होना चाहिए था, लेकिन लिन फैंग की वजह से यह एक दुखद घटना में बदल गया। और तुम्हारा क्या? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और फिर आगे बोला। पिछले साल ना लान शियोग, ना लान कबीले के मुखिया के रूप में तुमने वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। मैंने उसमें भाग लिया था, लेकिन जब मैं जीता तो लिन कबीला मेरी जान लेना चाहता था। तुम आयोजनकर्ता होने के नाते उन्हें रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की। तुमने मौन सहमति दे दी। तुम मुझे मरवाना चाहते थे। मैंने सबको हराया, तुम्हारी बेटी समेत। मैंने उसे बंधक भी बना लिया था, इसलिए जाहिर है तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते थे। यांगझोउ शहर की प्रतियोगिता एक मजाक थी। लिन फैंग धीरे धीरे बोल रही थी। इसके अलावा तुमने अपनी बेटी को उसकी असलियत से ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए सब कुछ किया था। लेकिन अब मैं तुम्हारी बेटी से ज्यादा ताकतवर हूँ। उस समय तुम्हारी बेटी ने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा था, क्योंकि मैंने उसे अपनी मेज देने से इनकार कर दिया था। उसे लगा कि वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं किसी भी पल मर सकती थी। लिन फैंग के शब्द असहनीय रूप से शक्तिशाली और निर्मम थे। इसलिए तुमने मुझे जो भी कष्ट दिया है, मैं उसका बदला तुमसे लूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जान ले लो। तुम्हें अपनी जान खुद लेनी होगी। लिन फैंग का लहजा शांत और सौम्य था। भीड़ अचंभित थी और उनके दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगे थे। लिन फैंग अचानक यांगझोउ शहर के प्रमुख ना लैन शियोग से आत्महत्या करने के लिए कह रहे थे। अतीत में किसने सोचा होगा कि वह कोमल और सुंदर युवक एक दिन ना लैन शियोग को देखकर उसे आत्महत्या करने के लिए कहेगा। अतीत में ना लैन शियोग शीर्ष पर बैठा था और लिन फैंग मानो उसके पैरों तले एक चींटी था। अगर मैं ऐसा न करने का फैसला करती हूँ, ना लैन शियोग ने लिन फैंग को आक्रामक ढंग से घूरते हुए कहा। आप मना कर सकते हैं। मेरे पास आपके साथ खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूँ। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो मैं इसे आपकी मनाही मान लूंगा। उल्टी गिनती अब शुरू होती है। उसके पास फैसला करने के लिए 10 सेकंड थे। कितना दबंग, कितना शक्तिशाली। 1, 2। लिन फैंग को दूसरों की परवाह नहीं थी। वह ना लैन शियोग को देख रहा था और गिनती कर रहा था। ना लैन शियोग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक कोई उसे आत्महत्या करने के लिए कहेगा। वैसे भी उसके पास मना करने का विकल्प था, बस समस्या ये थी कि मना करने की हिम्मत कौन करेगा। 6, 7। समय बीतता गया। लगभग 10 सेकंड बीत चुके थे। सब लोग ना लैन शियोग को घूर रहे थे। नहीं, ऐसा मत करो। ना लैन फैंग ने अपने पिता की ओर देखते हुए और बेतहाशा सिर हिलाते हुए कहा। उस पल उसे हर बात का पछतावा हो रहा था। जो कुछ भी हो रहा था, वो सब उसकी वजह से था। उसने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके बेवजह ही लोगों को उसे मारने के लिए भेजा था। अगर उसने पहले ऐसा न किया होता तो शायद आज वे इतनी दयनीय स्थिति में न होते। उसके घमंड और अहंकार की कीमत चुकानी पड़ी, और वो कितनी दुखद कीमत थी। 9। हा 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 हा। उसी क्षण वातावरण में एक जोरदार हंसी गूंज उठी।
ना लैंशियो बेफिक्र होकर हंस रही थी। छी! भोज कक्ष में गूंजती हंसी के साथ साथ एक ध्वनि भी सुनाई दी। अचानक ना लैंशियो के मुंह से खून बहने लगा। पिता! ना लैनफैंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पिता ने आत्महत्या करने का फैसला किया था। उन्होंने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की थी। लिन फैंग हद से ज्यादा क्रूर था। ना लैनफैंग के दिल में घृणा उमड़ पड़ी। सब लोग ना लैंशियो को देख रहे थे। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था और उसके महत्वपूर्ण अंग छिद गए थे। आत्महत्या। यांगजो शहर के प्रमुख ने लिन फैंग के सामने अपने अपराध के दंड के रूप में आत्महत्या कर ली। कुछ समय पहले ही उनके होने वाले दामाद ने ही लिन फैंग को माफी मांगने के लिए बुलाया था। पिताजी! ना लैनफैंग ने अपने पिता को अपने महत्वपूर्ण अंगों को छेदते हुए देखकर चीख मारी। हवा में एक चटकने की आवाज गूंज उठी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में घोर निराशा झलक रही थी। लिन फैंग, मैंने आपकी आज्ञा मानकर आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन मेरी बेटी समेत मेरा परिवार निर्दोष है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगे, ना लैंशियो ने कहा और फिर उसने अपने शरीर में ची ऊर्जा का संचार किया, जिससे उसके सभी अंगों में एक छोटा सा विस्फोट हुआ। तुरंत बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। यांगजो शहर के महान व्यक्तियों में से एक ने लिन फैंग के शब्दों के कारण आत्महत्या कर ली थी। उनका प्रभाव और शक्ति अतुलनीय थी। लिन फैंग उन्हें मरवाना चाहता था, इसलिए उन्होंने जीने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि लिन फैंग उनके पूरे वंश का नाश कर देगा। इन दिनों चीशी सेना का अधिकारी बेहद क्रूर प्रतीत होता था। उसके शब्द तलवार की तरह तीखे थे। कोई उसे रोक नहीं सकता था, और अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करता तो वह उसे जान से मार देता। ना लैंशियो के पास केवल एक ही विकल्प था, मर जाना। अगर वह सहमत नहीं होता तो उसकी मृत्यु हो जाती, अगर वह इनकार करता तो भी उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उसने स्वीकार करने का निर्णय लिया। उसे अपने कबीले की रक्षा के लिए स्वयं को मारना पड़ा। ना लैनफैंग को छोड़कर तुम्हारे परिवार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उस पर दया कैसे कर सकता हूँ? लिन फैंग ने ठंडी और उदासीन आवाज में ना लैंशियो के शव को देखते हुए कहा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि ना लैनफैंग ने उसे मारने के लिए लोगों को भेजा था और उस मुठभेड़ में वह बाल बचा था। भले ही उसने उसे बंधक बना लिया था, लेकिन ये काफी नहीं था। लिन फैंग ने उसे माफ नहीं किया था। इसके अलावा वह अपने किए पर पछतावा भी नहीं दिखा रही थी। वह अब भी बेहद घमंडी थी और सोचती थी कि डू गुशियाओ की सामाजिक स्थिति का फायदा उठाकर वह मनमानी कर सकती है। लिन फैंग को उसका लगातार लोगों को नीचा दिखाना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लिन फैंग उस दुनिया में 1 साल से अधिक समय से था। वह बदल चुका था और अब कमजोर और निर्णायक नहीं रहा था। आजकल अगर उसके दिल में कोई भावना जागती तो वह उस पर भरोसा करता, चाहे इसका मतलब लोगों को बेरहमी से मारना ही क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने विश्वासों पर अडिग रहना चाहिए। भीड़ स्तब्ध रह गई। लिन फैंग आश्चर्यजनक रूप से ना लैनफैंग को छोड़ने वाला नहीं था। ना लैनफैंग अपने पिता के मृत शरीर को गले लगाए खड़ी थी। उसका चेहरा भावहीन लग रहा था और वह अभी भी लिन फैंग को घूर रही थी, क्योंकि लिन फैंग ने ही डू गुशियाओ की एक भुजा काट दी थी और उसके पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। अब वह उसके साथ क्या करने वाला था? मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। अतीत में ये तो बस शुरुआत थी। जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी बदला लेने का मौका मिलेगा। तुम अपनी साधना को स्वयं ही नष्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिन फैंग के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। ना लिन फैंग की आंखों में घृणा भरी हुई थी। लिन फैंग को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि ना लैनशियो और ना लैनफैंग उसके साथ इससे भी बुरा बर्ताव कर सकती थी। चूंकि वह लड़की इतनी अभिमानी और घमंडी थी, इसलिए लिन फैंग ने सोचा कि उसकी साधना को इस तरह से कमजोर कर देना अच्छा होगा ताकि वह नाम लोगों की तरह रहने के लिए मजबूर हो जाए जिन्हें वह तुच्छ समझती है। जल्दी करो, मैं तुम्हारा चेहरा जरूरत से ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहता। लिन फैंग ने ना लैनफैंग को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। अतीत में जब उसने लिन फैंग को मारने की कोशिश की थी तब उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए पर्याप्त दृढ़ विश्वास रखता हो तो समय के साथ पहाड़ों को मलबे में बदला जा सकता है। ठीक है, ना लैनफैंग ने कहा, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अचानक ची ऊर्जा छोड़ी और खुद पर हमला कर दिया। तुरंत बाद वह कराह उठी। उसकी सारी संचित ची ऊर्जा हवा में फैल गई। ना लैनफैंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह बेहद कमजोर हो गई थी। यांगजो शहर की वह बेहद घमंडी लड़की अब एक गिरी हुई शख्सियत बन चुकी थी। इसका एकमात्र कारण यह था कि वह अतीत में लिन फैंग से नफरत करती थी और उसे जान से मारने की कोशिश कर चुकी थी। जब लिन फैंग ने देखा कि ना लैनफैंग ने अपनी साधना को बाधित करना समाप्त कर दिया है तो उसने अपना मुखौटा वापस पहन लिया और अपने ड्रैगन कोल्ड घोड़े को धीरे धीरे घुमाया। फिर वह शांत और सौम्य स्वर में बोलने लगा। पोजून, आप यहीं रुकिए और सरकारी भवन में सब कुछ व्यवस्थित कीजिए। फिर हम इस जगह का इस्तेमाल सैनिकों को तैनात करने के लिए करेंगे। बाकी सब लोग मेरे पीछे आइए। जब लिन फैंग ने अपनी बात समाप्त की तो वह अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। उसका अंदाज स्वाभाविक और बेरोक टोक लग रहा था। जैसे ही सेना ने इलाका छोड़ना शुरू किया, फिर से गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। चीशी के सैनिक भी बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद वे सभी भीड़ की नजरों से ओझल हो गए। लेकिन भीड़ अब भी अपने सामने के खाली स्थान को घूर रही थी। सेना की तस्वीरें अब भी उनके दिमाग में अंकित थीं। लिन फैंग चला गया। वह कहाँ गया था? लिन कबीला, ये निश्चित रूप से लिन कबीला ही होगा। कई लोगों के मन में एक ही विचार आया। अतीत में लिन फैंग लिन वंश का सदस्य था। उसे वंश से निकाल दिया गया था और अपमानित किया गया था, लेकिन अब वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वह चीशी का अधिकारी बन गया था और यहाँ तक कि यांगजो शहर का स्वामी भी था। उसने डू गुशियाओ की एक भुजा काट दी थी।
शहर के मुखिया को मार डाला था और ना लिन फैंग को अपनी साधना शक्ति को नष्ट करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि उसने ये सब करने के लिए एक उंगली भी नहीं हिलाई थी, फिर भी सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इन दिनों लिन फैंग यांगझोउ शहर को गहराई से प्रभावित कर सकता था, उसके पास जीवन और मृत्यु की शक्ति थी। वह लिन कबीले के पास कैसे नहीं जाता, जिसने लिन फैंग और लिन हाई दोनों को निष्कासित और अपमानित किया था। लिन फैंग को यह नहीं पता था कि ना लिन कबीला एक उत्सव की योजना बना रहा है और न ही उसे यह पता था कि इस समय लिन कबीला बेहद जीवंत है। साल के अंत में लिन कबीले ने एक वार्षिक बैठक आयोजित की और कनिष्ठ सदस्यों के बीच प्रतियोगिता अभी भी जारी थी। लिन कबीले के युद्ध मंच के चारों ओर लिन कबीले के बुजुर्ग लोग मौजूद थे। वे अपने जूनियर सदस्यों को लड़ते हुए देख रहे थे। उन सभी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। लिन कुल के कनिष्ठ सदस्य अच्छे थे और उन सभी में उल्लेखनीय प्रतिभाएं थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि इस पीढ़ी में कुछ अच्छे गुण मौजूद हैं। ऐसा लगता था कि यह कुल भविष्य में प्रगति कर सकेगा। लिन बा दाओ कियान हमारी सबसे शक्तिशाली और उत्कृष्ट युवा साधिका है। उसके पास न केवल बर्फ और अग्नि की शक्ति है, बल्कि वह बहुत छोटी भी है। लिंग ची की चौथी परत को पार कर चुकी वह जल्द ही मेरी बराबरी कर लेगी और उस समय वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली होगी, भले ही मुझे वर्षों का अनुभव हो। बधाई हो। कबीले का एक बुजुर्ग व्यक्ति युद्ध मंच को देख रहा था और लिन बा दाओ से बातें कर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति लिन बा दाओ की इतनी प्रशंसा कर रहा था कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब लोग लिन बा दाओ की बेटी की तारीफ करते थे तो उन्हें बेहद गर्व महसूस होता था, उन्हें यह बहुत अच्छा लगता था। साथ ही उन्हें इस बात का भी गर्व था कि उन्होंने इतनी प्रतिभाशाली बेटी का पालन पोषण किया है। सचमुच लिन कियान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली है। लिन फैंग, वह निकम्मा था, कुछ भी नहीं, वह बेहद कमजोर था। अब तो मुझे उसकी मौत की भी परवाह नहीं। कई लोग लिन कियान और लिन बा दाओ की चापलूसी कर रहे थे, भले ही इसके लिए उन्हें झूठ बोलना पड़े। दरअसल लिन कुल की पिछली वार्षिक बैठक में सभी ने देखा था कि लिन फैंग कितना शक्तिशाली था। सभी जानते थे कि लिन कियान लिन फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए लिन बा दाओ और आदरणीय बुजुर्ग ने उसे निष्कासित कर दिया था। वह लिन कियान से कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। वैसे तो कोई उनकी तुलना करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लिन कियान के पास बर्फ और अग्नि की शक्ति थी और वह ज़ुयू के पवित्र प्रांगण की शिष्या थी। लिन फैंग उससे बहुत दूर था। भले ही उसने अतीत में उसे हराया था, लेकिन उस समय लोग यही सोचते थे कि वह भाग्यशाली था और शायद बहुत पहले ही मर गया होगा। लिन बा दाओ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, हमारे सभी कनिष्ठ शिष्य अद्भुत हैं और सभी बहुत मेहनत से साधना करते हैं। वे सभी बहुत अच्छे हैं। एक अच्छे कुल प्रमुख को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। लिन हाई ने अतीत में कुल की प्रगति में बाधा डाली। इसके अलावा उसका बेटा एक अवज्ञाकारी बच्चा था जो कुल के प्रति वफादार नहीं था। हे लिन बा दाओ हंसते हुए बोला, लिन फैंग और लिन हाई कभी भी कियान और मेरी बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल कभी नहीं, लोगों ने तुरंत जवाब दिया। उस समय उन्हें इस बात का पता नहीं था, लेकिन लिन कबीले के बाहर द्वार के प्रवेश द्वार पर कोई खड़ा था। वह शांत और गंभीर दिख रहा था। लिन वंश। लिन फैंग ने सिर उठाकर द्वार के शीर्ष पर लगे चिन्ह को देखा। यह उसे बहुत जाना पहचाना लगा। लिन फैंग का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। ये कभी उसका कबीला हुआ करता था। आज लिन कुल की वार्षिक बैठक है, लिन फैंग ने सोचा। उसने गहरी सांस ली और तुरंत आगे बढ़ा। उसने लिन कुल के सदस्यों को इतने लंबे समय से नहीं देखा था। रुकना। लिन कबीले के रक्षकों ने उसे देखते ही रास्ता रोक दिया। उन्होंने ठंडे लहजे में पूछा, तुम कौन हो? लिन फैंग ने इन दोनों गार्डों को देखा, उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लिन फैंग है। लिन फैंग। दोनों गार्ड थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोले। वे पिछले 6 महीने से लिन कबीले की सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी इस नाम के किसी सदस्य के बारे में नहीं सुना था। क्या लिन कबीले में ऐसा कोई व्यक्ति था? मैं उसे नहीं जानता, पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा। वे अभी भी रास्ता रोके हुए थे, लिन फैंग को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तुम मुझे बहुत जल्द पहचान जाओगे, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत ही एक तेज हवा उनके शरीर से गुजरी। आंखें खुली होने के बावजूद वे लिन फैंग की हरकतें नहीं देख पाए। वह पलक झपकते ही गायब हो गया। वह उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। वह हवा की तरह पहरेदारों के पास से गुजरा और लिन कबीले के इलाके की ओर चल पड़ा।